हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर बाई किरान ये एक कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर मतलब ऐसे लोग जो अपने लेवल को बढ़ाते हैं, कल्टीवेशन करके अलग अलग रेल में आगे बढ़ सकते हैं और आखिर में इमॉर्टल रेल में भी जाया जा सकता है। वैसे एक रेल को कल्टीवेट करने में नॉर्मली 1 मंथ लग जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बाई किरान 3000 साल से कल्टीवेशन कर रहा है, वो भी की रिफाइनिंग रेल में, जो की कल्टीवेशन करने का स्टार्ट वाला रेल में होता है। बाई किरान भाई 3000 साल से कल्टीवेशन करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो की रिफाइन रेल से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। लेकिन 3000 साल से लगातार कल्टीवेशन करने की वजह से बाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो एक इमॉर्टल रेल के कल्टीवेटर को भी बहुत ही आसानी से हरा सकता है। कहानी की शुरुआत में हमें किंग मिंग सॉर्ड सेक्ट में दिखाया जाता है। मॉर्टल रेल में ये एक बहुत ही पुरानी और रिस्पेक्टेड कल्टीवेशन करने वाली जगह है। किरान भी यहीं पर रहता है। यहाँ कुछ स्टूडेंट साफ सफाई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से थंडर बीस्ट यहाँ पर अटैक कर देते हैं और यहाँ के सारे स्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर किंग मिंग सॉर्ड सेक्ट का लीडर जुए युनजी आता है। जुए इन थंडर बीस्ट से कह रहा होता है कि उनकी यहाँ पर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई। थंडर बीस्ट जुए पे अटैक करते हैं, हालांकि वो पीछे हो जाता है, लेकिन तभी जुए देखता है कि भाई इन थंडर बीस्ट ने तो ये जगह तबाह कर दी है। ये देखने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सबको इन बीस्ट को खत्म करने का ऑर्डर देता है। तभी हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से मस्त से बैठ के यह सब तमाशा देख रहा होता है। हमें पता चलता है कि इसी बंदे ने उन बीस्ट को अटैक करने के लिए भेजा है। इसके बाद हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। बाई अपनी ऑरा को रिलीज करता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि इस बार भी वो आगे नहीं बढ़ पाया। अरे यार 3000 साल गुजर चुके हैं, तुम इमॉर्टल्स मुझे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल में रीच करने के लिए हेल्प क्यों नहीं करती? हाँ, मैं आप लोगों को कितना वर्शिप करता हूँ, आप इमॉर्टल्स मुझे ऐसा अनदेखा नहीं कर सकते। तब यहाँ पर जमीन थर थर कांपने लगती है। बाई को लग रहा होता है कि इमॉर्टल्स को उस पर गुस्सा आ गया है। बाई उनसे माफी मांगने लगता है, लेकिन फिर से एक बार जमीन हिलती है। बाहर आके बाई देखता है कि नीचे हिल में तो फाइट चल रही है। यहाँ पर जुए बीस्ट से तगड़ी फाइट कर रहा होता है, लेकिन बीस्ट आते ही जा रहे होते हैं। तभी एक स्टूडेंट जुए से कहता है कि क्या मास्टर बाई को इन सब के बारे में बताया जाए, लेकिन जुए उसे नहीं कहता है। तभी एक बीस्ट टाइल्स पे आ जाता है। अबे ओए कमीने, बीस्ट वहाँ से हट जा, वो 300 साल पुरानी है, उन टाइल्स को ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन बीस्ट भाई उसे डैमेज कर ही देता है। जुए को ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। स्टूडेंट कहता है कि अगर वो मास्टर बाई को नहीं बुलाते हैं तो यहाँ पर और भी ज्यादा डैमेज होगा। जुए देखता है कि स्टूडेंट सही कह रहा है। जुए इसे मास्टर बाई को बुलाने को कहता है। स्टूडेंट अपने स्वॉर्ड से उड़ते हुए बाई के पास जाने लगता है। ये देख के जुए परेशान हो जाता है। ओए ओए रुको, उड़ के मत जाओ, मैं मास्टर बाई की रिस्पेक्ट करता हूँ। बाई यहाँ पर उड़न खटोले से नीचे आ रहा होता है। हमें पता चलता है कि रिफाइनिंग स्टेज में उड़ नहीं सकते। स्वॉर्ड से उड़ने के लिए की रिफाइनिंग स्टेज से आगे कल्टीवेट करना पड़ता है, इसलिए बाई स्वॉर्ड से उड़ नहीं सकता। ये उड़न खटोला बाई हद से ज्यादा स्लोली नीचे जा रहा होता है। फाउंडेशन रेल में रीच करने के बाद मैं इस घटिया उड़न खटेलों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी ये स्टूडेंट यहाँ बाई के साइड से निकलता है। उसने देख लिया होता है कि बाई तो नीचे ही जा रहे हैं। वो तुरंत उनके पास आता है। मास्टर बाई, हम सब ट्रबल में पड़ गए हैं, बहुत सारे बीस्ट हमारे सेक्ट पे अटैक कर चुके हैं, तो मास्टर जो ने आपकी हेल्प के लिए बुलाया है। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ। अरे बाप रे, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल ही गया था कि आप फाउंडेशन रेल में अभी तक पहुँचे नहीं है। बाई को यहाँ पर स्टूडेंट पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बंदा कह रहा होता है कि क्यों ना बाई उसके स्वॉर्ड के साथ चले। बाई बंदे को अंदर बुलाता है, वो उसकी स्वॉर्ड को लेता है और नीचे जंप लगा देता है। बंदा यहाँ पर बेचारा फंस जाता है। अब उसे धीरे धीरे नीचे आना होगा। यहाँ पर नीचे हम देखते कि बीस्ट यहाँ से भाग जाते हैं और ये बंदा सामने आ जाता है। इसका नाम हुआंग फू है, ये डीमन सेक्ट से है। जुए उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। हमें पता चलता है कि हुआंग फू अभी इमॉर्टल टेस्ट को पास करके आया है। वो इनको यहाँ पर अपनी बॉडी फ्लेक्स कर रहा होता है। खैर इसका यहाँ पर आने का मेन कारण बाई से फाइट करना था, लेकिन जुए उसे बताता है कि बाई अभी कल्टीवेशन कर रहे हैं, ऐसे फालतू की फाइट करने के लिए उनके पास समय नहीं है। हुआंग फू जाके किसी और से फाइट कर ले। लेकिन हुआंग फू बताता है कि इस दुनिया के सभी पावरफुल कल्टीवेटर से वो कम्पीट कर चुका है और बस यही सेक्ट बचा है। वो ऑलरेडी जानता था कि बाई बिजी हो गए, इसलिए उसने पहले थंडर बीस्ट से अटैक करवाया ताकि बाई बाहर आए। थंडर बीस्ट को हुआंग फू ने भेजा है। ये जानने के बाद जुए को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हुआंग फू समझ जाता है कि भाई बातों बातों में उसने कुछ ज्यादा ही उगल दिया। जुए हुआंग फू पे अटैक करता है, लेकिन हुआंग फू उसे ब्लॉक करके जुए को पीछे कर देता है। जुए हैरान हो जाता है। वो मन में कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, मतलब इसने सच में इमॉर्टल टेस्ट को पास कर लिया है। हुआंग फू कह रहा होता है कि वो तो इनके स्वॉर्ड को अभी डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन तभी यहाँ पर कोई आके सीधा हुआंग फू पे अटैक कर देता है। हुआंग फू को लग रहा होता है कि जुए ने चीटिंग की है और उसने ऐसे ही अचानक से वेपन से अटैक कर दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि बाई होता है। सभी यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि बाई यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए, क्या वो उड़ना सीख चुके हैं? जुए भी भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद इनको देखने को मिलता है कि बाई यहाँ पर उड़ के नहीं बल्कि कूद के आए हैं और यहाँ पर आने के बाद उसने भी यहाँ पर कुछ डैमेज कर दिया होता है, जिसे देख के यकीनन जुए को भाई बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि हुआंग फू यहाँ बाई के सामने भी फ्लेक्स मारा होता है कि उसने
इमॉर्टल टेस्ट को पास कर दिया है। वो बाई को अभी उससे फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। क्या टाइम वेस्ट है यार, जा यहाँ से, मैं बिजी हूँ। अब तो तुम ग्रेट रियल्म में जा चुके हो ना, मेरे जैसे की रिफाइंग वाले से फाइट करके तुमको क्या मिलेगा। हाँ भाई यहाँ पर मन में कह रहा होता है कि यार ये डीमन भी अभी ग्रेट रियल्म को रीच कर चुके हैं। हुआंग फू बाई को रोकता है, अरे यार तुम यहाँ पर 3000 साल से कल्टीवेशन कर रहे हो और अभी भी रीच नहीं कर पाए, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, हम आराम से फाइट कर सकते हैं। ये सुनने के बाद बाई को गुस्सा आ जाता है। बाई हुआंग फू पे स्ट्राइक को मार देता है जिससे वो हवा में उड़ जाता है। बाई जंप लगा के उसके पास आता है और उस पे बहुत सारे स्लैशेस मारता है। हुआंग फू नीचे पटक जाता है। बाई उसके पास आता है। हुआंग फू जैसे तैसे बाई पे स्ट्राइक मारता है पर बाई उसे रोक देता है। फिर उसके बाद वो हुआंग फू को एक पाम मार देता है जिससे वो फिर से दूर पटक जाता है। जुए बाई यहाँ पर परेशान हो जाता है क्योंकि फाइट की वजह से यहाँ पर बहुत ही तबाही हो रही थी। आगे हम देखते हैं कि बाई ने यहाँ पर हुआंग फू को हरा दिया होता है। मेरा मेन गेट तबाह हो गया। जुए बाई बेहोशी हो जाता है। मिस्टर बाई हो ही नहीं सकता कि आप की रिफाइनिंग रियल में हो, मुझे लगता है कि आपने एक नया कल्टीवेशन रूल बना दिया है, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। हाँ बेवकूफी भरी बातें मत करो, मैं यहाँ की रिफाइनिंग रियल में उड़ नहीं सकता और अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए मुझे पिल्स खानी पड़ती है। मैं इन सबसे तंग आ चुका हूँ। अरे हाँ यार ये भी सच है, आपकी स्पिरिचुअल रूट वुड से है, इस वजह से आप जितनी चाहे उतनी पिल्स खा सकते हैं, लेकिन यकीनन मैं ऐसा नहीं कर सकता। कि ये अपना कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा होता है लेकिन हुआंग फू उसे रोकता है। उसके साथ फाइट करने की वजह से वो बाई को एक गिफ्ट देने वाला होता है जो कि बाई के फाउंडेशन रियल में रीच करने के लिए एक सीक्रेट होता है। ये सुनते ही बाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो हुआंग फू को अपने साथ आने को कहता है। थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि हुआंग फू जब अपने टेस्ट करने के लिए गया था तो उसे एक पत्थर पे कुछ लिखा हुआ मिला जो कि उसे भी कुछ पता नहीं था कि क्या लिखा है। उसे जो लिखा था वो सब कुछ कॉपी कर दिया था और अभी वही चीज वो यहाँ पर बाई को दिखा देता है। लेकिन यहाँ पर बाई को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इस पर क्या लिखा है। वो हुआंग फू से पूछता है कि क्या हुआंग फू उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। अगर उसे पता नहीं था कि इसमें क्या लिखा है तो वो उसे एक सीक्रेट कैसे कह सकता है। हुआंग फू बताता है कि ट्रैवल करके जब वो यहाँ पर आ रहा था तो वो ब्लेसनेस सेक्ट के सू जियांगजुए के पास भी गया था। जियांगजुए ने उसे बताया था कि उसमें रियल्म का कुछ सीक्रेट है और ये भी कहा था कि इसे बाई को देना है। जियांगजुए बाई की काफी अच्छी फ्रेंड होती है। अगर उसने कहा है कि इसमें रियल्म के बारे में कुछ सीक्रेट है तो अभी बाई को हुआंग फू पे जरा सा भरोसा आ जाता है। बाई जुए से इस कॉपी को ट्रांसलेट करने को कह रहा होता है लेकिन हम देखते कि जुए कितना डैमेज हुआ है वो सब कुछ गिन रहा था। बाई बड़े गुस्से से हुआंग फू की तरफ देखने लगता है। हुआंग फू कहने लगता है कि जितना भी डैमेज हुआ है वो सबकी भरपाई कर देगा। ये सुनते ही जुए तुरंत अपना काम करने के लिए रेडी हो जाता है। बाई जुए को कुछ हर्ब्स पिलाने को कहता है। अगले रात को हम देखते कि जुए गॉड्स को वर्शिप कर रहा होता है कि इस बार तो उसे कल्टीवेशन कर दिया जाए। तभी हम देखते कि यहाँ पर कुछ स्मोक होता है। यहाँ पर हेडेस रियल्म से जुएलिंग आया होता है। ये एक घोष होता है, इसका काम यकीनन डेड इंसानों की सोल को लेने का होता है। बाई 3000 साल से एक पिल को खा के जिंदा है, हालांकि उसे हर 50 साल में पिल को खाना पड़ता है और आखिरी बार उसे पिल खाए हुए 50 साल होने वाले थे। यानी बाई के नेक्स्ट पिल खाने का समय आ गया होता है और उसने अपनी पिल खाई नहीं है। जुए चाहे तो बाई को अभी अपने साथ ले जा सकता है। वैसे इन दोनों की आपस में काफी जान पहचान है। बाई 3000 साल हो चुके हैं, तुम्हें अपना ये पागलपना भी छोड़ देना चाहिए, तुम अभी आगे नहीं बढ़ सकते। जुएलिन मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, मैं जरूर आगे जाके ही रहूंगा, मैं हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। चलो अभी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। बाई जुएलिन को यहाँ से निकल रहा होता है। वो कहता है कि अभी उसके कल्टीवेशन करने का टाइम आ चुका है, लेकिन जुए कहता है कि ये सब कुछ यूजलेस है। ये सुनने के बाद बाई को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। मुझे खुद पे यकीन है, मैंने कहा ना, अब यहाँ से निकलो। अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो हम हमेशा की तरह बेट लगाते हैं, अगर मैं जीता तो तुम मेरे साथ आओगे। जुए बाई पे लगातार अटैक कर रहा होता है लेकिन बाई सारे अटैक को डॉज कर रहा था। बाई जुए से कह रहा होता है कि यार मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो, ये तुम्हारी भी गलती है कि तुमने मुझे पिल खत्म हो गई है इसके बारे में बताया नहीं, और यार मैं कहाँ से बताऊँ। हाँ बाई पाम मार के जुए को यहाँ से उड़ा देता है। जाते समय जुए कहता है कि बाई के पास अभी बस 10 दिन है। अगले दिन हम देखते हैं कि बाई ने जुए को जो हर्ब लाने के लिए कहा था वो जुए ने ला दिए होते हैं। सेक्ट को रिबिल्ड करना था तो इसलिए जुए अब यहाँ से जा रहा होता है। बाई उसे कह रहा होता है कि अगर वो बिल्ड का काम कर रहा है तो उसका रूम भी वो ठीक कर ले। बाई कल रात क्या क्या हुआ वो सब कुछ जुए को बता देता है। बाई जुए को पिल्स के लिए कुछ हर्ब्स लाने को भी कहता है, लेकिन जुए बताता है कि पिल्स के लिए जो हर्ब चाहिए होते हैं वो उनको खरीदते नहीं है, वो सीधा फाउंडेशन रियल्म में चले जाते हैं क्योंकि रिफाइन वाले सेक्ट में उनकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। यकीनन यहाँ कल्टीवेशन नॉर्मली 1 या 2 मंथ में हो जाता है, सिर्फ वो बाई का केस ही थोड़ा सा अलग है। बाई भी समझ जाता है कि जुए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। खैर वो जुए से कहता है कि वो कम से कम सेलेस्टियल हर्ट हर्ब और कुछ पैसे उसको दे। ग्रैंड मास्टर पैसों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेलेस्टियल हर्ट हर्ब को ढूंढना जरा मुश्किल है। बाई यहाँ पर समझ जाता है कि जुए कुछ ज्यादा ही बहाने मार रहा है। बाई जुए से कहता है कि अब वो उसे खुद से बनाई हुई ट्रांसफॉर्मेशन स्किल दिखाएगा। हम देखते हैं कि बाई जुए की क्रश बन जाता है, जिसे देखने के बाद यकीनन जुए बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। अरे हाँ ग्रैंड मास्टर मुझे याद आया, हॉल में सेलेस्टियल हर्ट हर्ब है, मैं अभी जाके लेके आता हूँ। आगे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर बाई एक बंदे के साथ
हिल पे आ गया होता है, लेकिन ऐसे दूसरों के साथ उड़ के नीचे आने के बाद उसे उल्टी आ रही होती है। हालांकि बंदे के सामने वो अपनी उल्टी को जैसे तैसे रोक देता है। जैसे ही बंदा यहाँ पर जाता है बाई उल्टी कर लेता है। अरे यार ऐसे दूसरों के साथ शॉर्ट से आना बहुत तकलीफ है ये। मुझे जल्द से जल्द अगले रियल में कल्टीवेट करना ही होगा। आगे हमें कुछ डाकुओं को दिखाया जाता है। तब ये डाकू देखते हैं कि सामने से कोई आ रहा है, यकीनन ये बाई होता है। ये सारे डाकू चुप जाते हैं। जैसे बाई इनके पास आता है डाकू बाहर आ जाते हैं और उसके पास जो भी माल है वो सब मांगने लगते हैं। बाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत सालों बाद यहाँ पर बाहर आया होता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ह्यूमंस में अभी भी ऐसे लुटेरे हैं। डाकू अटैक करने के लिए आ रहा होता है। बाई अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, लेकिन उससे पहले ही कोई आके डाकू को किक मार देता है। डाकू सोच में पड़ जाता है कि अब ये कौन है। बाई देखता है कि ये तो मार्शल आर्ट में कमाल का है और वो थोड़ा सा सोच भी रहा था कि क्या ये सिर्फ अपने मार्शल आर्ट के बलबूते पर यहाँ रिफाइन रियम तक रीच कर लिया है। खैर ये दोनों भी इस पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसानी से इनके अटैक को डॉज कर रहा होता है। और आगे हम देखते हैं कि ये इन दोनों को स्लैश मार देता है और खत्म कर देता है। क्या बात है, तुम तो कमाल के हो। तुमने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा? डीमंस ने आतंक मचा के रखा है। तुम्हारे जैसे कमजोर स्टूडेंट को ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए, ये सेफ नहीं है। बेहतर होगा कि तुम घर चली जाओ। अरे ब्रो मुझे लगता है कि तुम मेरे से ज्यादा कमजोर हो। ब्रो सुनने के बाद ये थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है क्योंकि ये एक लड़की होती है, लेकिन बाई से एक लड़का समझ बैठा होता है। लड़की यहाँ से निकल रही होती है। ब्रो अंधेरा होने वाला है, अभी तुम कहाँ पर जाने वाले हो? मैं डीमंस को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। ये काम तुम स्वॉर्ड सेक्ट के कल्टीवेटर्स पे छोड़ दो, वो इसे देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि शायद से इस लड़की को कल्टीवेटर्स पे उतना कुछ भरोसा नहीं है। वो बाई से कह रही होती है कि वो कल्टीवेटर्स के भरोसे नहीं रह सकती। इसके बाद रात में हमें इस लड़की को एक क्यों में दिखाया जाता है। यकीनन ये यहाँ पर डीमंस को खत्म करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे डीमन का ब्लड होता है। हम देखते हैं कि इस लड़की से पहले ऑलरेडी बाई यहाँ पर आया था और उसने बहुत सारे डीमंस को खत्म कर दिया होता है। बाई थोड़ा सा हैरान हो गया था कि यहाँ पर इतने सारे डीमन थे। उसे लग रहा होता है कि शायद से सेक्ट अपना काम बराबर नहीं कर रहा। इस इशू के बारे में वो जो इससे बाद में बात करने का सोच लिया होता है। या इस लड़की को एक डीमन दिख जाता है। डीमन लड़की पे अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो डीमन के अटैक को डॉज करके डीमन को ही स्लैश मार देती है और डीमन खत्म हो जाता है। लेकिन तब यहाँ पर और भी बहुत ही ज्यादा डीमंस आ जाते हैं। लड़की भागने का सोचती है। वो रास्ते में आने वाले डीमंस को खत्म करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी सामने से एक बड़ा डीमन आ जाता है और पीछे से भी एक डीमन लड़की पे चढ़ जाता है। डीमन लड़की को खाने वाला था, तभी बाई डीमन पे अटैक करके उसे खत्म कर देता है। लड़की बाई को यहाँ पर देख के हैरानी हो जाती है। डीमन अटैक करते हैं। बाई लड़की को लेके जंप लगाता है। बड़ा वाला डीमन इनको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाई एक ही स्लैश मार के उसको खत्म कर देता है। लड़की बाई की पावर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि पहले उसे बाई एक नॉर्मल सा स्टूडेंट लगा था। बाई लड़की को साइड में फेंक देता है और डीमन को खत्म कर देता है और बस कुछ ही सेकंड में वो यहाँ पर सारे डीमंस को खत्म कर देता है। उसके बाद वो लड़की के पास आता है। तुम ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो तो उन डाकुओं से फाइट क्यों नहीं की? हाँ अरे भाई तुमने मुझे लड़ने का चांस सिखा दिया। जब मैं फाइट करने वाला था उससे पहले तुम अटक गए। भाई अभी भी इसे एक लड़का ही समझ रहा होता है। भाई तुझे तेरी कमर की स्ट्रेंथ को जरा बढ़ाना चाहिए। तू फास्ट तो है लेकिन पावरफुल नहीं है। लड़की को बाई पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि अब तक वो ये कैसे नहीं जान पाया कि वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। खैर लड़की बताती है कि हाल ही में डीमंस अचानक से ही दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। इस वजह से कोड भी अच्छी कंडीशन में नहीं है और शियाचिन किंगडम के लोगों को ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। तुम किंगविंग स्वॉर्ड सेक्ट में क्यों नहीं गए? किंगडम के कोड की बैंड बजने की वजह इसमें कल्टीवेटर्स का ही फॉल्ट है। आखिर मैं वहाँ पर हेल्प मांगने के लिए कैसे जाऊँ? खैर ये दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लड़के का नाम टैंग होता है। टैंग को बाई का मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया होता है और उसने ये भी तो देख लिया है कि बाई कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो बाई को शिनजियांग किंगडम में आके डीमन को खत्म करके लोगों की हेल्प करने के लिए आने को कह रही होती है। बाई को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो कहता है कि अगर टैंग उसके लिए डिनर का इंतजाम कर देती है तो वो आ जाएगा। आगे टैंग बाई को डिलाइट हाउस में लेके आती है, जहाँ अंदर बाई खाना खाने के लिए जा रहा था, लेकिन टैंग उसे रोक देती है। वो बताती है कि ये डिलाइट हाउस विचेस से भरा हुआ है, यहाँ पर खाने में जहर हो सकता है। लेकिन बाई उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन टैंग फिर से बाई को रोक देती है। क्या तुम्हें पता है अचानक से ही शिंग जिया किंगडम के किंग को डिलाइट हाउस के ओनर जिया जुंग से शादी करने का मन हो रहा है। मुझे उस पे कोई भी भरोसा नहीं है। साथ ही यहाँ पर आने का मेरा कारण ये है कि ये जो डीमंस ने अचानक से आतंक मचा रखा है, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि जियांग जुए हो सकती है। अब बाई को बाई जियांग जुए कौन है ये तो पता ही है। जियांग जुए बाई की फ्रेंड ही होती है। बाई टैंग को समझा रहा होता है कि इसके पीछे जुए नहीं हो सकती। तभी जुए यहाँ पर आ जाते हैं और यकीनन वो यहाँ पर बाई को पहचान लेती है। आगे बाई टैंग और जुए को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि जुए ब्लेस्ड सेक्ट की लीडर है। भले वो डीमन सेक्ट को बिलोंग करती है, पर वो एक नोबल है। अगर वो चाहे तो एक क्या 100 किंगडम को भी अपनी पावर से जीत सकती है। वो इतनी पावरफुल है। बाई जुए को टैंग के बारे में बताता है कि आज उसने उसकी जान बचाई है और उसे गलतफहमी हो गई थी कि शैंग जुया किंगडम में
हाल ही में होने वाले डीमन अटैक के पीछे जुए है। इस डीमन वाले कांड के बारे में मुझे ऑलरेडी पता है। डीमंस को डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे फंसाने की कोई कोशिश कर रहा है और इसके पीछे कौन है इसका पता लगाने के लिए मैंने ऑलरेडी किसी को भेज दिया है। बाई टैंक को समझाता है कि अगर जुए को किंगडम चाहिए होता तो वो सीधा किंग को खत्म करके उसे हत्या लेती। उसे ऐसे डीमन जैसे कांड करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये सब जानने के बाद टैंक को भी यहाँ पर भरोसा हो जाता है कि जुए कल्प्रिट नहीं है और आगे वो यहाँ से चली जाती है। बाई जुए से पूछता है, क्या तुम्हें पता चल चुका है कि आखिर इसके पीछे कौन है? इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि इमॉर्टल डीमन और हेडेस रेल्म है। और अब जबकि तुम यहाँ पर आ गए हो तो आगे क्या करना है ये सब कुछ मैं तुम पे छोड़ देती हूँ। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर बाई एक शॉप से लॉन्गेविटी हर्ब्स को लेने के लिए आया था, लेकिन यहाँ शॉप के ओनर से बाई को पता चलता है कि हर्ब्स तो खत्म हो चुके हैं। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये काफी बड़ी स्टोरी है। हाल ही में कुछ ऑफिसर्स आए थे और वो सारे हर्ब्स को खरीद के ले गए। अब ये जरा से भी हर्ब नहीं बचे हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पर दो ऑफिसर्स आते हैं। अरे यार, वो ली फैमिली से जो लड़का है वो बहुत ही कमजोर है। अगर वह सेरेमनी में बेहोश हो गया तो नहीं हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। शॉप ओनर, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई लड़का है? अरे सरकार, आप तो हमेशा ही मेरी शॉप से मेडिसिन खरीदते हैं। आपने तो देखा ही है, यहाँ पर बस मैं और मेरी वाइफ रहते हैं। ये ऑफिसर यहाँ से निकल रहे होते हैं। वो किसी और फैमिली से लड़का लेने का ट्राई करने वाले होते हैं। तभी एक लड़का उनको पकड़ लेता है और उससे कह रहा होता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, कल रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि बॉय होता है। उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया होता है। तुम्हारी फैमिली कहाँ है? यहाँ मेरी कोई भी फैमिली नहीं है, मैं एक भिखारी हूँ। ये सुनने के बाद ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम तुम्हें भरपेट खाना देंगे। सेरेमनी के लिए ये दोनों बाई को अपने साथ ले जाते हैं। आगे हमें शिंगजिया किंगडम के किंग को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस ग्रैंड मास्टर सीमा योंगो के कहने पर किंग ने वो सेरेमनी रखी थी। योंगो ने किंग से कहा होता है कि अगर वो ये सेरेमनी रखते हैं तो उनकी कोई भी विश पूरी हो जाएगी और यहाँ पर किंग को बाई जुए से शादी करने की विश मांगनी थी। खैर तभी हम देखते कि यहाँ पर टैंग आती है। टैंग कोई और नहीं बल्कि शिंगजिया किंगडम की प्रिंसेस होती है। टैंग के फादर ये जो सेरेमनी कर रहे हैं और उन्होंने जुए से शादी करने की जो जिद पकड़ के रखी है, टैंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आगे हम देखते कि बाई ये सब कुछ देख रहा था। बाई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि प्रिंसेस की शक्ल उसे टैंक की तरह क्यों दिख रही है। तब यहाँ पर कोई आके खाना रख के जा रहा होता है। बाई उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि ये वर्शिप सेरेमनी कहाँ पर होने वाली है। एल्डर बताता है कि इंपीरियल टूम में वर्शिप सेरेमनी होने वाली है और कुछ दिन बाद बाई को वहाँ पर ले जाया जाएगा। बाई यहाँ पर इंपीरियल टूम में जाने का फैसला कर लेता है। यहाँ पर टैंग अपने डैड को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उनको अभी इस उम्र में शादी करने की क्या ही जरूरत है, लेकिन उसके डैड मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो तो जुए के प्यार में पागल हो चुके थे। बस इतनी बात नहीं थी, टैंक के डैड ने टैंक की शादी भी इनबो से करने की सोच ली होती है। ये सुनते ही टैंक इसके खिलाफ हो जाती है। वो कहती है कि इनबो एक कल्टीवेटर है, वो किंगडम के ग्रैंड मास्टर भी है, लेकिन इसके बावजूद डीमन को हंट करने की बजाय वो यहाँ पर इस वर्शिप सेरेमनी का आइडिया लेके आए हैं। वो उसे बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। इतना कह के टैंक यहाँ से निकल जाती है। इनबो किंग से कह रही होती कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, वो टैंक को शादी के लिए मना लेगा। आगे थोड़ी देर बाद इनबो यहाँ पर टैंक से मिलता है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। वर्शिप सेरेमनी के बाद आप खुद से मेरे साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे। इनबो टैंक को एक रोज देता है, लेकिन टैंक उसे अपने हाथ से दूर फेंक देती है और यहाँ से निकल जाती है। लेकिन गुलाब पे लगे हुए कांटे से टैंक के हाथ में हल्की सी चोट आ गई होती है, जिसे वो इग्नोर कर देती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते कि इनबो रोज को लेता है और टैंक के ब्लड के साथ वो कुछ तो करने वाला होता है। आगे रात को भाई यहाँ पर इंपीरियल टूम के पास आता है, जहाँ पर देखता है कि यहाँ तो गार्ड्स घोड़े बेच के सो रहे हैं। बाई टूम के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर अंदर काफी सारी शाही लोगों की टूम्स होती है। बाई एक कफिन के अंदर अपना हाथ घुसा लेता है और एक और को निकाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ के काफी सारे टूम से कुछ ना कुछ तो ले रहा होता है। तभी बाई को यहाँ पर एक बड़ा सा टूम दिखता है जिसके ऊपर एक सॉर्ड होती है। वाव यार, ड्रैगन बॉल सॉर्ड। बाई सॉर्ड को उठा लेता है, पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रैप्स होते हैं। बाई पे तीरों से अटैक हो जाता है। बाई उनको डॉज करने लगता है, लेकिन आगे वो फंस जाता है। तभी कोई उसे खींच लेता है और बाई यहाँ पर बच जाता है। हम देखते हैं कि ये तो टैंग होती है जिसने बाई को बचाया था। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देख के हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। टैंग को बहाना मारते हैं कि इस टूम का डीमन के अटैक होने से कुछ रिलेशन हो सकता है, इसलिए वो यहाँ पर आई है। बाई भी सेम चीज टैंग को चिपका देता है। खैर आगे दोनों एक श्राइन के अंदर आते हैं जहाँ पर इनको एक स्पेशल टूम दिखता है। बाई देखता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा क्लीन है, मतलब इसे टाइम टू टाइम मेंटेन किया जाता है। हालांकि टैंग कह रही होती है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे ट्रैप वाले टूम में भला कौन ही आएगा। ये कफिन फाउंडिंग एम्परर की है, उनको गुजरे हो तो 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, तो ये नए जैसी कैसी हो सकती है। तब यहाँ पर एक ब्लड थ्रस्टी ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। बाई कहता है कि यहाँ पर खतरा है, उन्हें अब यहाँ से निकलना होगा। बाद में वो कोई प्लान बना के यहाँ पर वापस आ जाएंगे, लेकिन हम देखते कि टैंग यहाँ पर इस कफिन को जलाने जा रही होती है। ओए भाई, तो ये क्या कर रहा है? ये इंपीरियल टॉम्ब है, अगर किसी को पता चल गया तो क्या? ये सब मेरे फैमिली से ही बिलोंग करता है। मुझे शुरू से ही वो वर्शिप सेरेमनी कुछ ठीक
ठीक नहीं लग रही थी। मेरे किंगडम के लोगों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मतलब तुम सच में प्रिंसेस हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं प्रिंसेस हूँ? भाई टैंक के मुंह में वो ऑर्ब डाल देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। हाँ चलो ठीक है, ये नाइट पल तुम्हें कुछ देर के लिए शांत रखेगा। तभी भाई सोच लगता है कि भाई उसने ये पल उस टूम से निकाला था। भाई को बहुत ही ज्यादा किलस आती है। खैर इसके बाद हमें डिलाइट हाउस में दिखाया जाता है, जहाँ इन दोनों को यकीनन पता चल गया होता है कि टैंक कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस है। इन्होंने उसे बांध रखा होता है। भाई ने इसे डीमन के अटैक, वर्शिप सेरेमनी और टूम पे जो कांड करके रखा था, इसके पीछे कौन है उसको ढूंढने का एक प्लान बनाया होता है। वो जूए से कहता है कि वो नाटक करे कि वो किंग से शादी करना चाहती है। फिर जैसे ही इन सब के पीछे वाला मास्टरमाइंड वहाँ बाहर आएगा, भाई उसकी बैंड बजा देगा। जियांग जुए इसके लिए मान जाती है, लेकिन वो कह रही होती कि कहीं वो किंग से शादी करने के लिए तैयार है। ये सुनने के बाद किंग मर ही ना जाए। टैगन से कहती है कि वो उसके फादर के बारे में ऐसी बातें ना करे। जुए भाई को कुछ देर के लिए बाहर जाने को कहती है। भाई के जाने के बाद जुए टैंक को यहाँ अपने एक घाव को दिखाती है, जिसको देख के टैंक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जुए टैंक से पूछते कि क्या वो इसकी स्टोरी सुनना चाहेगी। आगे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ जुए ने अपनी स्टोरी को बता दिया होता है, जिसे सुन के टैंक रो ही रही होती है। जुए की स्टोरी क्या है ये हमें आगे पता चलेगी। खैर भाई को जो प्लान होता है इसके लिए टैंक भी अभी एग्री कर ली होती है। अगले दिन टैंक अपने डैड को बताती है कि जुए उनसे शादी करे, इसलिए उसने जुए को मना लिया है। हालांकि इस बात को वो किसी को भी ना बताए, ग्रैंड मास्टर को भी नहीं। ये सुन के तो भाई किंग इतने खुश हो जाते हैं कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाते। टैंक मन में कहती है कि अच्छा वाह, ये बात तो मैंने बताई, अगर इसी सीधा जुए के मुंह से सुनते तो मर ही जाते। आगे टैंक अपने डैड से कहती है कि उसकी और एक रिक्वेस्ट है, वो टैंक की शादी अपने मर्जी से किसी से भी नहीं करवा सकते। उसको किससे शादी करनी है ये उसका डिसीजन होगा। अगर उसके डैड इस बात को प्रॉमिस नहीं करते हैं तो वह जुए को किंगडम छोड़ के जाने के लिए मना लेगी। किंग कहते हैं कि वो टैंक की बात से एग्री है, अब वो बड़ी हो चुकी है, उसको किससे शादी करनी है ये उसकी मर्जी होगी। आगे रात को हम देखते हैं जहाँ जुए यहाँ कासल में आ गई होती है। कल ही सेरेमनी होती है, इसलिए जुए यहाँ पर तैयार हो रही होती है। तभी टैंक उसके घाव देखती है। हमें हल्का सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुए ने टैंक को अपने पास्ट के बारे में बताया था। जुए बताती है कि उसकी मॉम एक ह्यूमन और उसके फादर एक डीमन है। 1000 साल पहले ह्यूमन और डीमन के बीच में एक वॉर था, तब मॉर्टल वर्ल्ड केओस में था। डीमन किंग तब बस एक डीमन आर्मी का वॉरियर था। ह्यूमन के खिलाफ बैटल में जीतने के बाद उसने जुए के मॉम के साथ जबरदस्ती की, उसी से ही जुए पैदा हो गई। डीमन ने अपनी बेटी के साथ उसकी मॉम को भी मार दिया, लेकिन उस हादसे में जुए की मॉम ने अपनी जान देके जुए को बचा लिया। लेकिन डीमन को इसका पता नहीं चला। भले ही जुए की मॉम एक ह्यूमन थी, लेकिन डीमन का ब्लड भी उसके अंदर था। इस वजह से उसके अंदर डीमन की पावर्स भी आ गई। इसलिए डीमन किंग जुए को वापस लेना चाहता है। उसने डीमंस को भेज के ऐसा दिखाया कि जुए ने उनको भेजा है ताकि ह्यूमंस का जुए के ऊपर हेड पड़े और उसे फोर्सफुली डीमन किंग के पास भेज दिया जाए। डीमंस और ह्यूमन के वार के बाद मैंने किसी भी डीमंस को कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड पे वार करने नहीं दिया। अगर मैंने होती तो अब तक फिर से ह्यूमन वर्ल्ड 1000 साल पहले की तरह केओस में होता। ये सब जानने के बाद टैंक को रियलाइज होता है कि जुए कितनी अच्छी है। मैं अभी जाके सबको बता देती हूँ कि आप इनोसेंट है। नहीं, ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरा इनोसेंस प्रूव करने का बस एक ही रास्ता है। हमें पता लगाना है कि इस डीमन केओस के पीछे या ह्यूमन वर्ल्ड में आखिर कौन है। आगे हमें इंगो को दिखाया जाता है। एक बंदा आके उसे बताता है कि वर्शिप सेरेमनी की तैयारी हो चुकी है। ये सुनने के बाद इंगो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। आगे हमें उसी बंदे को यहाँ टूम में दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेरेमनी के लिए इन्होंने जिन बच्चों को पकड़ा था उनको एक पिल देके यहाँ पर बेहोश कर दिया होता है। ये लोग अभी बिना चिंता के यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर बाई उठ जाता है और वो सारे बच्चों को भी उठा देता है। अगले दिन सेरेमनी होती है। किंग भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। इनको सेरेमनी स्टार्ट करता है, लेकिन सभी देखते हैं कि भाई बच्चे तो यहाँ पर है ही नहीं। इन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि बच्चे कहाँ पर गए। तभी सारे बच्चे यहाँ पर मस्त से डांस करते हुए आते हैं और आगे जुए भी यहाँ पर आती है और प्लान के अनुसार वो सबके सामने कह देती है कि वो किंग से शादी करेगी। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। यकीनन अब तक इनको पता चल गया होता है कि ये सभी जो कांड हो रहा है इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि इनबा है। जुए से कहती कि वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो डीमंस के पास कभी भी नहीं जाएगी। तभी भाई यहाँ पर इनबा की बॉडी से एक पत्ता निकलता है। भाई यहाँ पर अपने असली रूप में आ जाता है। उसे पता चल गया होता है कि इनबा कोई और नहीं बल्कि एक ट्री डीमन है। भाई को यहाँ पर देखते ही इनबा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत ही उससे दूर हो जाता है और अभी अपने असली रूप में आ जाता है। वो यहाँ पर जुए को डीमन रियल में लेने के लिए आया था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन मुझे लगा नहीं था कि भाई तुम यहाँ पर होगे। तुमने मेरी मॉम को मारा था ना, मैं आज उसका बदला लेके ही रहूंगा। किंग को भाई इनबा की सच्चाई पता चलने के बाद वो बेहोश हो जाते हैं। वैसे इसका नाम इनबा नहीं बल्कि कुइलियो होता है। कुइलियो बाई पे अटैक करता है, लेकिन बाई उसके टेंटिकल्स को काट देता है। जुए कुइलियो को समझाती है कि वो बाई का सामना नहीं कर सकता, लेकिन कुइलियो कहता है कि बाई तो बस रिफर रियल्म का एक कल्टीवेटर है, आज वो अपनी मदर का बदला लेके ही रहेगा। कुइलियो बाई पे अटैक करता है। बाई उसके सारे अटैक को डॉज करता है। तुम रिफर रियल्म को कम समझते हो क्या? अभी मैं तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। बाई जंप लगा के कुइलियो के टेंटिकल्स को काट देता है। उसके बाद वो उस पर लगातार स्लैशेस मार के
उसके बॉडी से यहाँ पर फर्नीचर बनाता है। हम देखते हैं कि आखिर में बाई ने लियो को एक चेयर बना दिया होता है। बाई क्यों लियो से पूछते कि क्या एम्परर के टूम में ब्लड थर्स्टी एरे को तुमने अरेंज किया है? इसका मतलब उस दिन सच में तुम्हें थे। खैर तुम्हें तो पता ही होगा, शिंगजियांग किंगडम ड्रैगन ब्लड लाइन का है। ओल्ड एम्परर रिजरेक्ट होना चाहते थे और एरे की तैयारी उन्होंने ऑलरेडी की थी। अपने लोगों को सैक्रिफाइस करके वो खुद को रिजरेक्ट करना चाहता है। देखा जुए, ये ह्यूमन डीमन से कुछ अलग नहीं है। अभी भी तुम इनकी हेल्प करना चाहती हो? सदियों से ह्यूमन और डीमन के बीच में जो वॉर चल रहा है, मैं बस उसे बंद करना चाहती हूँ। ये वॉर ही वजह है जिससे बहुत सारे मासूम मारे जाते हैं। लेकिन कोएलियो को भाई इससे कुछ भी लेना देना नहीं था। वो यहाँ पर जो करने के लिए आया था वो कर ही देता है। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ बच्चों का सैक्रिफाइस एक अकेला रास्ता है जिससे ब्लड एरे को एक्टिवेट किया जा सकता है? हम देखते कि कोएलियो उसी रोज को समन करता है जिसमें उसने टैंक के ब्लड को लिया था। हमें पता चलता है कि टैंक का ब्लड वो भी ब्लड थर्स्टी एरे को एक्टिवेट कर सकता है। कोएलियो यहाँ पर टैंक के ब्लड से ब्लड थर्स्टी एरे को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे सारे नॉर्मल लोगों पे उसका असर होने लगता है। ये दोनों टैंक के पास आ जाते हैं। मेरे ब्लड से ये एक्टिवेट हुआ है, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर ड्रैगन बॉल ब्लड है। बाय प्लान बी को एक्टिवेट करो। बाय टूम के ऊपर वाले हिस्से को तोड़ देता है। सिर्फ ड्रैगन ब्लड वाला ही अंदर जा सकता है, इसलिए टैंक अंदर चली जाती है। इन लोगों ने भाई सिंपल प्लान बनाया था कि बाय बच्चों को बचाएगा, एरे एक्टिवेट नहीं होगा और कल्प्रिट को पकड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर पास्ट में भी टैंक ने कहा था कि अगर ये कोई रास्ता काम नहीं करेगा और एरे एक्टिवेट हो जाता है तो वो लोग क्या करेंगे। बाय ने बताया था कि अगर ऐसा होता है तो पहले उनको एरे को तोड़ना होगा, जो कि सिर्फ ड्रैगन ब्लड वाला ही कर सकता है। अभी इनको कंफर्म नहीं था कि टैंक के पास ड्रैगन बॉल ब्लड है। खैर अभी प्रेजेंट में इनको पता चले गया है कि टैंक अंदर जा सकती है, इसलिए वो अंदर जा चुकी होती है। रिजरेक्ट होने के बाद एरे यूजर वाला 100 माइल के अंडर के पीपल को अफेक्ट करता है, उनको वो डैमेज भी करता है। टैंक को यहाँ पर अपने ब्लेड से रिजरेक्ट हुए ओल्ड एम्परर को दूसरे से डिस्कनेक्ट करना होगा, इससे एरे बंद हो जाएगा, फिर आगे बाय अंदर आ सकता है। यहाँ पर अंदर हम देखते हैं कि टैंक के ग्रैंडफादर यानी ओल्ड एम्परर रिजरेक्ट हो गए होते हैं। टैंक को उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है कि उन्होंने अपने आप को रिजरेक्ट करने के लिए डीमन से ह्यूमन को मरवा दिया। हालांकि यहाँ पर ओल्ड एम्परर को इससे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कह रहा होता है कि उनके लिए वो बस थोड़े से सैक्रिफाइस थे। ये सुनकर तो टैंक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने ब्लड से एरो को बंद करने लगती है, जिससे ओल्ड एम्परर का लोगों से कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन ये ओल्ड एम्परर बहुत ही घटिया था। लोगों से एनर्जी सोर्स टूटने के बाद वो अपनी ग्रैंड डॉटर की ही एनर्जी लेने लगता है। लेकिन टैंक भी यहाँ पर हार नहीं मानती। वो अपनी पूरी जान लगा के एरो को बंद कर ही देती है। जैसे एरो बंद हो जाता है, बाय यहाँ पर अंदर आ जाता है। ओल्ड एम्परर को यहाँ पर टैंक से पूरे ड्रैगन ब्लड की पावर मिल गई होती है, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। बाय यहाँ टैंक को पकड़ लेता है। टैंक बाय से कहती है कि उसे खत्म कर दो। बाय अपनी स्वॉर्ड को एम्परर की ओर फेंकता है, जिसे वो आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। बाय की स्वॉर्ड देखने के बाद एम्परर समझ जाता है कि ये तो एक रिफाइनिंग रेल्म का कल्टीवेटर है, वो उसका क्या ही उखाड़ लेगा। लेकिन बाय आके उसे एक पंच जड़ देता है, जिससे एम्परर पीछे पटक जाता है। एम्परर बाय यहाँ पर बाय की पावर देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि क्या वो सच में एक रिफाइनर रेल्म में है। बाय एम्परर को पकड़ के उसे किक मारता है, जिससे वो ऊपर उड़ जाता है। बाय आके ऊपर से भी उसे एक किक मारता है। एम्परर नीचे जमीन पर जोर से पटक जाता है। आगे बाय एम्परर की बाय बहुत ही ज्यादा कुटाई करता है, उसके सर को दीवार पे पकड़ के रगड़ देता है। ओल्ड एम्परर बाय से भीख मांग रहा होता है कि वो रुक जाए, लेकिन बाय रुकता नहीं। वो लगातार उसे पंच मारता रहता है, जिससे एम्परर की हड्डियां टूट जाती है। इसके बाद बाय एम्परर को गोल गोल घुमा के उड़ने लगता है। फिर आगे वो उसे कफिल में फेंक देता है। आगे बाय टैंक को लेके यहाँ पर ऊपर आ जाता है। जो टैंक को हील कर देती है। बाय तुम इस टॉम को जला दो, आज जो हुआ है वो फिर से नहीं होना चाहिए। बाय टॉम को जला देता है और एम्परर यहाँ पर अब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आगे ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ होता है, इसे समेटने का काम चल रहा था। यहाँ पर काफी लोग मारे गए होते हैं, इसलिए लिंग यहाँ पर इनके सोल लेने के लिए आया होता है। आगे हमें टैंक को दिखाया जाता है, जहाँ अभी वो भी पूरी तरीके से हील हो गई थी। हमें दिखाया जाता है कि जोए ने एक बम को देख के उसे हील कर दिया होता है। इससे टैंक के पास ड्रैगन ब्लड जो है उसकी स्मेल भी छुप जाएगी। टैंक पूछते है कि आखिर ये ड्रैगन ब्लड क्या है। जोए बताती है कि कहानी के अनुसार गॉडेस और इमोर्टल ड्रैगन ने गॉडेस से इमोर्टल ड्रैगन डॉटर को जन्म दिया। वो कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी। उसका ब्लड ड्रैगन ब्लड है। कहा जाता है कि कल्टीवेशन के लिए ये ब्लड बहुत ही ज्यादा सुपेरियर है। टैंक पूछती कि तो क्या वो एक गॉडेस इमोर्टल ड्रैगन की वंशज है। जोए बताती है कि इसके बारे में उसे भी पता नहीं है, लेकिन टैंक का ब्लड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इसलिए उसको इसे सीक्रेट रखना होगा, वरना वो डेंजर में पड़ सकती है। आगे टैंक जोए से पूछती कि बाय इतना पावरफुल कैसे है, क्या वो सच में रिफाइनिंग रेल में है। जोए बताती है कि बाय का रिफाइनिंग अलग है। बाय किंगविंग स्वॉर्ड सेक्ट का ग्रैंड मास्टर है। वो वहाँ पर 3000 साल से स्टक हुआ है। ये सुनने के बाद टैंक बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे जोए बताती है कि स्वॉर्ड सेक्ट में सारे स्वॉर्ड मास्टर बाय की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो नहीं होता तो कल्टीवेशन रेल्म केओस में होता। जोए से यह सब कुछ जानने के बाद
बाद यहाँ प्रेजेंट में टैंग ने सोच लिया होता है कि भाई अब तो वो बाई के अंडर ट्रेन होगी। आगे हमें हेडेस रेल्म में दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड एम्परर की सोल जा रही होती है। बाई भी यहाँ पर आया होता है। ली बाई से कह रहा होता है कि भाई अब तू भी मर जा और फिर से उनकी तरह रीइंकार्नेट हो जा, लेकिन भाई इसके लिए मना कर देता है। मैं इस बार रिफाइनिंग रेल्म को कल्टीवेट कर ही दूंगा, तू देख ले। अबे जा बे, किसको बता रहा है, हर बार तू यही कहता है, लेकिन आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। खैर मैंने जो तुझे 10 दिन दिए थे उनमें से बस 2 ही दिन बाकी है। 2 दिन के अंदर तुझे पिल को लेना होगा वरना तू मर जाएगा, समझा। इतना कह के लिंग यहाँ से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर टैंग बाई के पास आई होती है और उसे कहते हैं कि मेरे मास्टर प्लीज मेरे सम्मान को एक्सेप्ट कीजिए। टैंग ने उसे मास्टर कहा होता है, इससे बाई हैरानी हो जाता है। अगले दिन हमें बाई को महल में दिखाया जाता है जहाँ सबको बचाने के लिए किंग उसका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया कर रहे होते हैं। टैंग ने ऑलरेडी अपने डैड को बताया होता है कि वो बाई के अंडर ट्रेन होना चाहती है, तो किंग बाई से कह रहे होते हैं कि वो टैंग का ख्याल रखे, लेकिन बाई इस बात के लिए मना कर देता है। खैर किंग कह रहे होते हैं कि उन्होंने जीत की खुशी में यहाँ पर दावत रखी है, तो बाकी सब बातें वो बाद में करेंगे। चलो पहले खाना खाया जाए। खाना वगैरह खाने के बाद हम देखते कि टैंग भाई बहुत ही ज्यादा नशे में सो गई होती है। भाई उसे कहता है कि टैंग तुम्हारे अंदर ड्रैगन बॉल ब्लड है, नॉर्मल जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर है। इसके बाद हमें लेट नाइट में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बाई पे कोई हमला कर दिया होता है। बंदा यहाँ पोर्टल बना देता है पर बाई उसके पोर्टल में उसको ही फेंक देता है और यहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये बंदा बाई को पकड़ लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि लिंगी होता है। 10 दिन का टाइम लिमिट खत्म हो गया होता है, तो वो यहाँ पर बाई को लेने के लिए आया था। भाई उसे कह रहा होता है कि भाई प्लीज मुझे 2 दिन और दे दे भाई, लेकिन इस बार लिंग मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी बाई की तरफ कोई एवर लास्टिंग लॉन्गेविटी पिल को फेंक देता है। बाई उसे खा लेता है और अब उसे और 5 साल मिल जाते हैं। ये पिल जोए ने ही लाई होती है। अब लिंग के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, वो यहाँ से चला जाता है। बाई जोए को थैंक्स कहता है। वांग फू ने दिए हुए ट्रांसक्रिप्ट का अब तक ट्रांसलेशन आ गया होता है, इसलिए बाई अब जोए को भी गुड नाइट कह के उधर की तरफ निकल जाता है। बाई की जाने के बाद यहाँ लिंग आके जोए से पूछता है कि वो हर बार बाई की हेल्प क्यों करती है। जोए से कहती है कि वो भी तो उसकी हेल्प करता है ना। अगले दिन यहाँ सेक्ट में टैंग बाई डिसाइपल बनने के लिए आई होती है। वो जुए से कह रही होती है कि प्लीज उसे एक्सेप्ट किया जाए। जुए कहता है कि वो लोग ग्रैंड मास्टर बाई के लिए डिसीजन नहीं ले सकते। टैंग यहाँ पर थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि भाई यहाँ पर तो बाई की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। खैर तभी टैंग यहाँ पर अपना वुमेन वाला विक्टिम कार्ड खेलती है और वो इमोशनल होकर कह रही होती है कि किंगडम अभी अभी डीमन के अटैक से गुजरा है, पता नहीं फिर से वैसा अटैक कब हो जाए, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा और अपने लोगों को बचाना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी हेल्प नहीं करना चाहता, लेकिन मैं डायरेक्टली ग्रैंड मास्टर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्या बाई को देखने का कोई और तरीका नहीं है? जो ये भी यहाँ पर अपना कमीनापन दिखाता है। वो कह रहा होता है कि हमें ग्रैंड मास्टर को माउंटेन पे पिल्स को भेजते रहना पड़ता है। हालांकि हाल ही में यहाँ सेक्ट में थंडर वुल्फ ने अटैक कर दिया था जिससे सारा सप्लाई खत्म हो गया, इसलिए ग्रैंड मास्टर को खुद नीचे जाके होप्स को ढूंढना पड़ता है। हमारे जैसे कल्टिवेटर्स ज्यादा लोगों के बीच में नहीं रहते ना, तो हमारे पास पैसे कमाने के लिए बहुत ही कम रास्ते हैं। अभी हम ऐसे ग्रैंड मास्टर को खाली हाथ कैसे मिलने के लिए जा सकते हैं? ये अच्छा नहीं लगता ना। जो ये भाई इनडायरेक्टली टैंग से पैसे मांग रहा होता है और एक दिन टैंग एक प्रिंसेस है तो उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। वो तुरंत जुए से कह रही होती है कि वो इनको 10,000 सिल्वर देगी। ये सुनने के बाद जुए भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जुए टैंग को यहाँ बाई के पास लेके आ जाता है, जहाँ पर यकीनन टैंग बाई से कह रही होती है कि वो टैंग को अपना डिसाइपल बना ले। बाई पूछता है कि ये सेक्ट के एल्डर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सभी बहाना मार रहे होते हैं कि वो बाई के लिए कुछ लेके आए हैं। बाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो सभी एल्डर्स को यहाँ से भगा देता है। टैंग बाई से कह रही होती है कि वो ये सब क्या कर रहा है, उसने अपने पैसों से ये सब खरीदा है। ये सुनने के बाद बाई समझ जाता है कि जुए टैंग को यहाँ तक कैसे लेके आया। भाई ये जुए भयानक पैसों का लालची है। जुए भाई फटाक से सब्जेक्ट बदलता है और बताता है कि वांग फू ने जो स्क्रिप्चर्स लाए थे उनका थोड़ा सा ट्रांसलेशन आ गया है। ये सुन के बाई तुरंत उसको देखने लगता है। जुए भी देख रहा होता है। बाई उसे कहता है कि वो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, उसका काम हो चुका है। जुए बाई से विदा लेके यहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो टैंक को यहीं पर छोड़ देता है। बाई उसे कह रहा होता है कि ओए इसको नीचे खोल ले जाएगा, लेकिन जुए तब तक यहाँ से निकल चुका होता है। आगे रात हो गई होती है। टैंग अभी भी यहीं पर थी। बाई स्क्रिप्चर्स को समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी टैंग बाई के पास आती है और हम देखते हैं कि टैंग समझ पा रही होती है कि इसमें क्या लिखा है। ये देख के बाई हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि क्या टैंग इसे पढ़ पा रही है? किंगडम के स्क्रॉल रूम में ऐसे काफी सारे स्क्रिप्चर्स पड़े हुए हैं, बचपन से ही मैंने उनको पढ़ना सीख लिया था। प्लीज टैंग, क्या तुम बता सकती हो कि इसमें क्या लिखा है? टैंग पेपर को देखने लगती है। वो बताती है कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसमें बस अधूरी बात है और आगे क्या लिखा है ये भी उसे देखना होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि बाई के पास जितना भी स्क्रिप्चर पड़ा था वो सब कुछ टैंग को दे देता है, लेकिन टैंग अब यहाँ पर एक चाल चलती है। वो बाई को बताती ही नहीं कि इसमें क्या लिखा है। वो यहाँ से जाने लगती है। बाई भी समझ जाता है, ठीक है मैं तुम्हें अपना डिसेबल बना लूंगा, उसके बदले तुम्हें मेरी ट्रांसलेटर बनना होगा, ठीक है? टैंग भी इसके लिए यकीनन मान ही जाती है। आगे टैंग इसे ट्रांसलेट करना शुरू कर देती है, लेकिन बाई यहाँ पर भाई वेट ही नहीं कर पा रहा होता। वो बार बार कोई ना कोई बहाना बना के पूछ रहा होता है कि क्या ट्रांसलेशन हो
हो गया। टैंक को इससे काफी ज्यादा इरिटेशन हो रहा होता है। वो बाई से कहती है कि वो उसे डिस्टर्ब ना करे। अगले दिन बाई यहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है और टैंक का काम कंप्लीट होने का वेट कर रहा होता है। फाइनली टैंक कहती है कि ट्रांसलेशन हो गया। बाई तुरंत अंदर आ जाता है। टैंक बाई को बताती है कि जो स्क्रिप्चर थे उसमें लैंड इमोर्टल के एग्जिस्टेंस के बारे में रिकॉर्ड्स है। लैंड इमोर्टल ये उस लैंड में रहता है, जैसे कि वो एक इमोर्टल है तो लाइफ और डेथ से वो फ्री है। बाई को ये कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। वैसे भी ये सुनने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो टैंक से पूछता है कि क्या उस पे किसी रेलम के बारे में कुछ मेंशन किया गया है। टैंक बताते है कि उसमें बस इतना ही था। ये सुन के बाई थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कह रहा होता है कि शायद हुआंगफू ने ग्रेट डिस्टॉलेशन जहाँ से ये स्क्रिप्चर उसने कॉपी किया था वहाँ से कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना भूल गया है। बाई वहाँ पर खुद जाने का सोच लेता है। आगे दोनों माउंटेन के एज पे आते हैं। बाई ने हुआंगफू को यहाँ पर बुला लिया होता है। बाई के साथ लड़की को देख के हुआंगफू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। बाई उसे कहता है कि वो ज्यादा ना सोचे, ये उसकी बस डिसाइपल है। खैर बाई हुआंगफू को बताता है कि उसने ग्रेट डिल्यूजन में मिले हुए स्टोन से सब कुछ कॉपी नहीं किया है। वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं। यकीनन बाई शॉर्ट के साथ उड़ नहीं सकता तो उससे कोई चाहिए था और हुआंगफू को एग्जैक्ट लोकेशन भी पता थी, इसलिए बाई ने उसे ही बुला लिया होता है। अरे यार, भले ही वहाँ पर क्या लिखा हुआ था वो मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन स्टोन पे जो कुछ भी था वो सब कुछ मैंने कॉपी किया था। हुआंगफू उस स्टोन पे लैंड इमोर्टल के बारे में मेंशन किया गया है और डिमोनिक कल्टीवेशन वाले इमोर्टलिटी को अचीव नहीं कर सकते। क्या पता शायद वहाँ पर कुछ ऐसा हो जिससे तुम भी इमोर्टलिटी को अचीव कर पाओ। ये सुनते ही हुआंगफू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत उधर की तरफ निकलने के लिए तैयार हो जाता है। ये तीनों उधर की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिर में ये लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर हुआंगफू को वो स्टोन दिखा था, लेकिन अभी इनको यहाँ पर वो स्टोन दिखता ही नहीं। तभी टैंक को यहाँ पर कुछ दिखता है। वो उसे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। भाई तुरंत टैंक के पास आता है और हम देखते कि भाई ये तो एक क्रैब मॉन्स्टर होता है। भाई टैंक को उसे दूर कर देता है और हुआंगफू उसे खत्म कर देता है। हालांकि टैंक को थोड़ी सी चोट आ ही गई होती है। भाई उसे हील कर देता है, लेकिन उसके ब्लड का एक बूंद नीचे गिर जाता है और यकीनन टैंक का ब्लड ड्रैगन बॉल ब्लड है। तो यहाँ पर कुछ होने लगता है। हम देखते कि ये स्टोन यहाँ पर बाहर आ जाता है। भाई ये वही स्टोन है, लेकिन इस बार ये कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। यानी हुआंगफू को पहले बस आधा स्टोन दिखा था, यानी उसने बस आधी ही इन्फॉर्मेशन लाई थी। भाई टैंक को इसे पढ़ने को कहता है। टैंक स्टोन को टच करती है। उसके हाथ पे अभी भी उसका ब्लड होता है। जैसे ब्लड स्टोन के कांटेक्ट में आता है यहाँ पर जमीन थर थर कांपने लगती है। ये तीनों तुरंत पीछे हट जाते हैं। आगे हम देखते कि यहाँ पर तो एक सिटी जमीन के अंदर से ऊपर आ जाती है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या है। भाई कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। यहाँ अंदर इन सबको कुछ अजीबी भूतिया जैसी आवाज आने लगती है, जिससे हुआंगफू को डर लग रहा था। अबे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम डीमन सेक्ट के हो और ऐसी चीजों से डर रहे हो। टैंक तो भाई यहाँ पर हुआंगफू के पीठ पर ही बैठ जाती है। वो बताती है कि स्टोन पे उसे पढ़ा था कि लैंड इमोर्टल के पास स्पेशल स्किल्स है। भाई उसे पूछता है कि क्या उसे कुछ रियल्म के बारे में पढ़ा, लेकिन वो बताती है कि उसे टाइम ही नहीं मिला, वो सब कुछ देख नहीं पाई। खैर भाई और भी ज्यादा अंदर जा रहा होता है। उसे लग रहा था कि शायद से अंदर उसे कुछ क्लू मिल जाए, लेकिन तब यहाँ का वेदर चेंज हो जाता है और अचानक से सामने से एक बेल बजने लगती है। भाई ये जगह हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच रही है, तुम जरा फोकस करो और बेल की आवाज को मत सुनो। लेकिन तभी भाई देखता है कि टैंक तो हुआंगफू के पीठ पर है ही नहीं। ये दोनों देखते हैं कि टैंक आगे जा रही है। भाई टैंक के पास आता है। वो देखता है कि टैंक इस बेल की आवाज से हिप्नोटाइज हो चुकी है और अभी वो बाई की कोई बात नहीं सुन पा रही। बाई अपनी स्वॉर्ड को निकाल के उससे साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे बेल वाले साउंड का इफेक्ट स्टॉप हो जाता है। टैंक नॉर्मल हो गई होती है, हालांकि वो बेहोश हो जाती है। आगे तीनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद बाई टैंक को हुआंगफू के पास देता है और उससे कहता है कि वो टैंक को लेके यहाँ से दूर चला जाए। वो स्टोन पे जो कुछ भी लिखा है उसे फटाक से कॉपी कर लेगा। हुआंगफू टैंक को लेके यहाँ से निकल जाता है। आगे बाई यहाँ पर फटाफट स्टोन पे जो लिखा होता है वो लिखने लगता है, लेकिन तभी ये स्टोन वापस नीचे जा रहा होता है और वो भी काफी तेजी से। बाई अपनी लिखने की स्पीड को बढ़ाता है और सब कुछ लिख लेता है। फिर हुआंगफू के पास आ जाता है। ये ठीक तो है ना? हाँ ये ठीक है, बस इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन हो गई है। ये लोग सेक्ट की तरफ निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मैजिक सर्कल बन जाता है, जिसमें से रेड ऑर्ब निकलता है। आगे हमें सेक्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर बाई ने टैंक के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी डाल दी होती है। अभी वो सो रही होती है। बाई ने स्टोर से जो लिखा था वो स्क्रॉल जुए को वो दे देता है। जब तक टैंक ठीक नहीं होती तब तक बाई ने जुए से कहा होता है कि वो इस स्क्रॉल को किसी और से ट्रांसलेट कर ले। आगे भाई यहाँ पर टैंक के पास आता है। वो इतना समझ चुका होता है कि वो एंशिएंट सिटी टैंक के ब्लड की वजह से ही वहाँ पर अपीयर हुई, यानी वो ड्रैगन बॉल ब्लड के रिलेटेड है। आगे हमें उसे रेड ऑर्ब को दिखाया जाता है, जो कि एक चेरी ब्लॉसम ट्री के अंदर घुस जाता है और वो सिटी यहाँ पर आ जाती है। आगे दो पर्सन यहाँ पर आए होते हैं। अचानक से इधर इतनी बड़ी सिटी को देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं। वो इसके बारे में ऑफिसर को रिपोर्ट करने का सोच लेते हैं। इसके बाद हमें इसी सिटी के अंदर एक बड़े से बिल्डिंग में एक एंटिटी को दिखाया जाता है। आगे हमें टैंक और बाई को दिखाया जाता है, जहाँ बाई यहाँ पर टैंक की ट्रेनिंग ले रहा होता है। बाई टैंक को अपनी पाँव वाली टेक्निक दिखाता है, जिससे वाटर
फॉल उल्टा बहने लगता है। टैंग देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। मास्टर आप तो कमाल के हैं। टैंग से अपनी तारीफ सुनने के बाद यहाँ पर बाय भी बड़ा चौड़ में आ रहा होता है। सुनो टैंग, तुम्हें अपनी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी को लगातार यूज करने के लिए कंसंट्रेट करना है। चलो अब तुम प्रैक्टिस करो। टैंग बाय ने जैसे कहा है वैसा करती है। यकीनन वो पहली बार ये कर रही है तो बस हल्का सा ही पानी ऊपर आता है, जो देखने के बाद टैंग को बाय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे चिंता मत करो, तुम और भी ज्यादा प्रैक्टिस करो, मैं जरा ज्यादा ही टैलेंटेड हूँ ना। ये करने के लिए मुझे बस 3 ही दिन लग गए थे। टैंग अपना कोशिश कर रही होती है। बाय उसे कह रहा होता है कि टैंग के पास ड्रैगन बॉल ब्लड है, वो टैलेंटेड है, लेकिन वो बस अभी तो रिकवर हुई है ना, तो उसे ये सब कुछ सीखने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन तभी बाय यहाँ पर हद से ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि भाई टैंग ने ये टेक्निक सीख ली होती है। बाय मन में कह रहा होता है कि यार ये ड्रैगन बॉल ब्लड वाले तो कमाल के हैं। मास्टर आप तो सिखाने में कमाल के हैं, मैं तो ये तुरंत ही सीख गई। हम देखते हैं कि भाई टैंग तो अब वाटर से अलग अलग कुछ स्ट्रक्चर बना पा रही होती है। क्या कहते हो मास्टर, सब कुछ बराबर तो है ना? बाय के पास अभी कहने के लिए कुछ भी नहीं था, वो बस इतना ही कहता है कि टैंग यहाँ पर और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर ले। इसके बाद हमें फोर्जिंग मैंशन में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर आके फोर्जिंग सेक्ट के लीडर यूए कियान लियान से कहता है कि मिस्टर यूए कुछ तो हो गया है। क्या बात है, क्या दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पर स्वॉर्ड को फोर्ज कर रहा हूँ? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुमको फोर्ज में फेंक दूंगा। मिस्टर यूए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, डोंगलिंग किंगडम के एम्पायर ने हमसे बैकअप के लिए रिक्वेस्ट की है। ये सुन के कियान लियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तब यहाँ पर कियान लियान का छोटा भाई कियान रेन आता है। आखिर बात क्या है? बात यह है कि डोंगलिंग किंगडम के नॉर्थ में अचानक से ही एक एंशिएंट सिटी अपीयर हो चुकी है। उन्होंने वहाँ पर अपने काफी सारे सेना और फाउंडेशन रियल्म के कल्टीवेशन को भेजा, लेकिन वो सारे गायब हो गए, वो वापस ही नहीं आए। ये सुनने के बाद ये दोनों ही हैरान रह जाते हैं। आगे एल्डर ये भी बताता है कि गोल्डन पिल के कल्टीवेशन को भी उस सिटी में भेजा गया, लेकिन वो सब भी गायब हो गए। ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ तक गोल्ड पिल के कल्टीवेटर्स भी गायब हो गए? हाँ, इसलिए तो डोंगलिंग किंगडम के एम्परर ने उनके मेंस को यहाँ पर बैकअप के लिए भेजा है। भैया एम्परर के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, हमें इसे देखना होगा। कियान लियान भी इसके लिए मान जाते हैं। वो एल्डर से कहते हैं कि उनके कुछ डिसाइपल को लेके वो वहाँ पर सिटी में जाए। कियान रेन भी वहाँ पर जाने का सोच रहा होता है। अपना ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि अगर तुम्हें कुछ होता है तो मुझे भी दर्द होगा। कियान लियान यहाँ पर नॉर्मल ऐसे इमोशन वाले दर्द की बात नहीं कर रहा है। एक्चुअली में अगर कियान रेन को कुछ हो जाता है तो उसका इफेक्ट कियान लियान को भी होता है। इन दोनों भाइयों का सीन ऐसा ही है। खैर आगे हमें स्वॉर्ड सेक्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते कि टैंग यहाँ पर रिफाइनिंग रियल्म के 7th लेवल में पहुँच गई होती है। फाउंडेशन रियल्म में पहुँचने के लिए उसे अभी ज्यादा समय नहीं लगने वाला होता। खैर यहाँ पर बातों बातों में ही टैंग एक और लेवल अप हो जाती है, यानी अब वो रिफाइनिंग लेवल के 8th लेवल पर है। मॉटर्स आखिर ये सब क्या है? ड्रैगन बॉल ब्लड वाला टैलेंट मेरे जैसे हीरो के पास होना चाहिए। तभी टैंग का एक और लेवल बढ़ जाता है। मास्टर अब मैं 9th लेवल पर हूँ। टैंग तुम्हें जरा सा रेस्ट करना चाहिए, बहुत रिफाइन करना ये भी तुम्हें हर्ट कर सकता है। अब तुम रिकवर हो गए हो तो क्यों ना मेरे लिए इस स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट कर दो। टैंग इसके लिए हाँ कहती है। आगे हमें एंशिएंट सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ पर फोर्जिंग सेक्ट के बंदे फाइट कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर एक बंदे को देखने को मिलता है कि वो तो डोंगलिंग किंगडम के सोल्जर से फाइट कर रहे हैं। बंदा एल्डर ल्यू को बताता है कि इनकी स्ट्रेंथ गोल्डन पिल रियल्म के कल्टीवर जितनी है और ऐसा होना नामुमकिन है। एल्डर ल्यू कहते हैं कि इसके बारे में वो बाद में सोचेंगे। तब यहाँ पर कियान रेन आता है। एल्डर ल्यू आखिर बात क्या है? हम बुरे हालात में हैं। ये डोंगलिंग के सोल्जर हैं, हालांकि इनकी स्ट्रेंथ एक गोल्डन पिल के रियल्म के कल्टीवेटर जितनी हो चुकी है, यानी हमारे साइड में जो मॉन्स्टर है उनमें से कुछ गोल्डन पिल रियल्म के हैं। अभी उनके करंट फॉर्म में वो 1000 टाइम स्ट्रॉन्गर हैं। कियान रेन कहता है कि बस इतना ही नहीं है, यहाँ पर काफी गोल्ड पिल और फाउंडेशन रियल्म के कल्टीवेशन भी आए थे, यानी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। मतलब अब यहाँ पर इनका फाइट करना ये सही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बेल बजना शुरू हो जाती है, अंदर से और भी ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं। एल्डर लियो उनको पहचान लेता है कि वो तो डिविनिटी डिकम्पोजिशन रियल्म के हैं। लियो सबको पीछे हटने को कह रहे होते हैं, लेकिन बेल का इफेक्ट यहाँ फोर्जिंग रियल्म के कल्टीवेटर पे भी होने लगता है। थोड़ी देर बाद सभी यहाँ पर अपना आपा खो बैठते हैं और सामने की ओर जाने लगते हैं। लियो बंदे को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता। तभी कियान रेन देखता है कि सामने से इन पे तीरों से अटैक हो रहा है। कियान रेन यहाँ पर एक बैरियर बना के सबको बचा लेता है। आगे वो लियो को कहता है कि वो यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा, वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन सामने तो बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर है, जल्दी जाइए वरना सारे डिसाइपल्स मर जाएंगे। कियान रेन बाहर जाके मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये एंशिएंट सिटी किसी और दूसरी जगह पर आ गई होती है। ये जहाँ पर भी जाती है वहाँ के लोगों को अपने और खींच ले रही होती है। आगे हमें फिर से इसको दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि ये लैंड इमॉर्टल का प्रिंस है और हमें देखने को मिलता है कि इसने कियान रेन की बॉडी को अपने पास ला दिया होता है। लैंड इमॉर्टल प्रिंस यहाँ पर कियान रेन की बॉडी पे कब्जा कर लेता है। तब हमें यहाँ पर एक स्कल को दिखाया जाता है, ये विजडम इमॉर्टल है। इसके बाद हमें बाई को दिखाया जाता है, जो कि इमॉर्टल से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। मास्टर मुझे अपने डिसाइपल से कोई भी जलन नहीं हो रही है, लेकिन ये कितना अनफेयर है। टैंक बस 3 दिनों में ही
फाउंडेशन रियल में पहुंच गई है और मैं यहाँ पर 3000 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मास्टर, क्या आपको आपके ग्रैंड डिसाइपल पर कोई भी दया नहीं आती? तभी टैंग यहाँ पर स्वॉर्ड से उड़ के आती है। उसने सारे स्क्रिप्चर को ट्रांसलेट कर दिया होता है। वो बताती है कि लैंड इमॉर्टल एक बुरा बंदा है, लेकिन भाई यहाँ पर बाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि टैंग उसके सामने ऐसे स्वॉर्ड पे उड़ रही थी। टैंग भी ये समझ जाती है, वो तुरंत नीचे आती है। खैर आगे टैंग बताती है कि उस एंशिएंट सिटी को एक वाइज मैन ने बनाया था, लेकिन लैंड इमॉर्टल ने उस सिटी पे कब्जा कर लिया। लैंड इमॉर्टल ग्रेट रियल्म को रीच करने में फेल हो गया और लैंड में ही इमॉर्टल बन गया। वो कल्टिवेटर्स के बॉडी को कब्जा करके उनके माइंड को खत्म कर सकता है और कल्टिवेटर्स को अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। लेकिन भाई को भाई इन सबसे कुछ घंटा लेना देना नहीं था। वो पूछता है कि फाउंडेशन रियल्म में रीच करने के लिए वहाँ पर कुछ लिखा है क्या, लेकिन टैंग बताती है कि उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सुनने के बाद भाई का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। खैर तभी यहाँ पर टैंग कहती है, मास्टर एक इम्पोर्टेंट बात भी बतानी है। वो एंशिएंट सिटी सिर्फ ड्रैगन बॉल ब्लड से एक्टिवेट हो सकती है। हाँ, तुमने तो उसे एक्टिवेट नहीं किया ना? अरे एक मिनट, मतलब हमने ही उसे एक्टिवेट किया है? तब यहाँ पर एक कल्टिवेटर आता है। ग्रैंड मास्टर माफ कर दीजिए, लेकिन एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। मिस्टर जे ने आपको तुरंत बुलाया है। डीमन सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे भी मेंबर वहाँ पर है। वो कुछ एंशिएंट सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनने के बाद ये दोनों ही समझ जाते हैं कि भाई मसला हो चुका है। ये दोनों तुरंत वहाँ जाने का सोच लेते हैं। टैंक अपना आगे निकल जाती है। भाई इस बंदे के स्वॉर्ड पर आ जाता है। बंदा भाई को लेके यहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ पर हमें कुछ नए लोगों को भी दिखाया जाता है। ये है जैंग रुइफे, ब्रेवनेस आर्मी का बैटेलियन कमांडर। ये है जुओ यानफे, ब्रेवनेस आर्मी की प्राइवेट सोल्जर। ये है ब्लेसनेस सेक्ट की चीफ डिसाइपल यू मिकियाओ। ये है मेटाफिजिकल एकेडमी का डीन क्यू यू जुआन। और आखिर में ये डीमन सेक्ट की चीफ डिसाइपल ली जिन याओ। ये सब यहाँ पर उसे एंशिएंट सिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। आगे यहाँ पर टैंग आ जाती है। जो भी भाई यहाँ पर हैरान हो जाता है कि टैंग फाउंडेशन रियल्म में रीच कर चुके हैं। खैर अब ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। जो ये पूछता है कि ग्रैंड मास्टर बाई कहाँ पर है? वो बताती है कि मास्टर बस आ ही रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि बाई यहाँ पर आ जाता है। वाह, तुम सब यहाँ पर ऐसे एक साथ जमा हुए काफी समय हुआ। ओए भाई, मुझे लगता है कि हम लोगों ने कांड कर दिया यार। हमें सीधा थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ टैंग ने सबको एक्सप्लेन कर दिया होता है कि उन्होंने क्या क्या किया। यानी अब इन लोगों को पता चल गया होता है कि टैंग बाई और हुआंगफू की वजह से ही वो एंशिएंट सिटी आई है। टैंग यहाँ इनको आगे ये भी इंफॉर्मेशन दे देती है कि उस एंशिएंट सिटी में लैंड इमॉर्टल है जो कि लोगों को कंट्रोल कर सकता है, उनके बॉडी पे कब्जा करके उनकी पावर को भी बढ़ा सकता है। स्वॉर्ड मास्टर प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए। जैसे वो लैंड इमॉर्टल मेरे भाई को कंट्रोल कर रहा है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे कम हो रही है। वो बहुत दर्द में है। किसी को भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो कुछ हुआ है बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन मेरी वजह से ही हुआ है। मैं इसे हैंडल कर लूंगा। अब वो एंशिएंट सिटी कहाँ पर है कुछ पता नहीं। वो बार बार गायब होती जा रही है। फिजिशियन होने के बावजूद भी इस गधे को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन टैंक कहती है कि उसको समझ आ चुका है सिटी कहाँ पर है। उसको उसके अपीयर डिसअपीयर होने का पैटर्न समझ आ गया होता है। लैंड इमॉर्टल एक एरे बना रहा होता है। टैंक के पास जो मैप होता है, इससे ये सभी अब एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं कि आगे एंशिएंट सिटी कहाँ पर अपीयर होने वाली है। आगे हम देखते हैं कि ये सभी एंशिएंट सिटी के पास आगे होते हैं। भाई अकेला ही अंदर गया होता है। क्या लियान को चिंता हो रही थी कि भाई अकेला ही अंदर गया है तो वो ठीक तो होगा ना। लियान चिंता मत करो, भाई हर बार मुझे हरा देता है क्योंकि मैं उसे वैसा करने देता हूँ। हुआंगफू वैसे हम डीमन सेक्ट से हैं, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही झूठ नहीं बोल रहे। क्या तुम स्वॉर्ड मास्टर की पावर से डरते नहीं हो? हाँ वैसे मास्टर, मैंने भी कभी स्वॉर्ड मास्टर को सीरियसली फाइट करते हुए देखा नहीं। क्या स्वॉर्ड मास्टर इतने स्ट्रॉन्ग है डीमन सेक्ट के एल्डर सुप्रीम के तौर पर? आपने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया? हाँ अरे वो 3000 साल के हैं, वो एक ओल्ड मैन है। जिन याओ सीधा टैंक के पास जाती है। टैंक रहे, क्या स्वॉर्ड मास्टर अभी भी डिसाइबल को ले रहे हैं? मैं उनको अपना मास्टर बनाना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं है, भले ही वो तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तुम डीमन सेक्ट से हो, ये ठीक नहीं होगा ना। अरे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर वो मुझे लेते हैं तो मैं अपनी सेक्ट को चेंज कर दूंगी। डीमन सेक्ट को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हम तो कई बार हमारे मास्टर और पूर्वजों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ये सब सुनने के बाद तो बेचारा हुआंगफू बहुत ही ज्यादा परेशान सा हो जाता है। खैर रुइफे कहती है कि इनको सतर्क रहना चाहिए, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। आगे हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि सिटी में आगे होता है। बाई देखता है कि यहाँ पर अभी माहौल काफी ज्यादा शांत है। लैंड इमॉर्टल से कंट्रोल किए गए कल्टिवेटर्स बाई पे अटैक कर देते हैं। हालांकि बाई इनको आसानी से निपटा रहा होता है। तभी बाई यहाँ पर देखता है कि ये तो फोर्जिंग सेक्ट के कल्टिवेटर हैं। या इनकी सोल पूरी तरीके से तबाह हो गई होती है। बाई समझ जाता है कि अब इनको बचाना नामुमकिन है, इसलिए वो अब होल्ड बैक नहीं करता। वो एक पावरफुल अटैक करके आसपास के सारे कल्टिवेटर्स को खत्म कर देता है। गाइस रेस्ट इन पीस, मैं तुम सबको अवेंज करूंगा। बाई आगे बढ़ता है जहाँ उसे कियारिन टंगा हुआ दिखता है। कियारिन को अभी भी अपनी बॉडी पे थोड़ा सा कंट्रोल था, लेकिन लैंड इमॉर्टल को ज्यादा। लैंड इमॉर्टल ने सेंस कर लिया था कि बाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो अभी बाई के बॉडी को हथियाने का सोच रहा होता है।
है। लैंड इमोर्टल उस बेल के इफेक्ट को चालू कर देता है, लेकिन यकीनन इस बार उसके सामने कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं था। भाई अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गड़ा के बेल के इफेक्ट को वैनिश कर देता है। कियान रेन, तुम ठीक तो हो ना? स्वॉर्ड मास्टर, आप यहाँ से चले जाइए। वो कॉन्शियसनेस में है, मतलब अभी भी होप है। बाई कियान रेन को फ्री कर लेता है। कियान रेन, कैसा फील कर रहे हो? तभी लैंड इमोर्टल एक नीडल से बाई पे अटैक कर देता है। बाई पीछे हो जाता है। बाई ने नीडल को पकड़ लिया था। मुझे पता ही था कि ये कोई ट्रिक है। बाई नीडल को लैंड इमोर्टल पे ही फेंक देता है, हालांकि वो वहाँ से हट जाता है। मुझे नहीं लगा था कि इतने सालों के बाद भी यहाँ मॉर्टल वर्ल्ड में तुम्हारे जैसा कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होगा जो कि एंशिएंट सिटी में अकेला आने का दम रखता है। सच में इंटरेस्टिंग है। हाँ, लैंड इमोर्टल बाई पे अटैक करता है, लेकिन वो उसे बहुत ही आसानी से काउंटर कर लेता है और अटैक वापस से लैंड इमोर्टल को ही लग जाती है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम कियान रेन की बॉडी से निकल जाओ। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया। एक रिफॉर्म स्टेज का कल्टीवेटर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? खैर, तुम बस एक यूजलेस कल्टीवेटर हो। शेंग डायनेस्टी के सामने तुम कुछ नहीं हो। शेंग डायनेस्टी जल्द ही रिवाइव हो जाएगी। मिलते हैं। इतना कह के लैंड इमोर्टल यहाँ से निकल जाता है और हम देखते हैं कि वो सिटी को भी नीचे ले जा रहा होता है। बाई अपनी स्वॉर्ड को सिटी के दरवाजे में घुसा देता है और बाहर आ जाता है। स्वॉर्ड मास्टर, क्या आपने मेरे भाई को ढूंढा? मिस्टर यूए, बस एक सेकंड रुकिए। टैंग आके बाई को घूरने लगती है। क्या हुआ टैंग, क्या तुम फिर से बॉय बनने वाली एक्टिंग कर रही हो? टैंग भाई बाई को एक झापड़ मार देती है, जिससे यहाँ पर सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस्टर यूए, अभी आप मास्टर से बात कर सकते हैं। मैंने कंफर्म कर लिया है कि वो कंट्रोल नहीं है। स्वॉर्ड मास्टर, कियान लियान, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कियान रेन अभी भी कॉन्शियसनेस है, वो फुल्ली कंट्रोल नहीं है। लेकिन लैंड इमोर्टल इस स्पेशल स्किल में माहिर है। वो यहाँ से भाग गया। मुझे डर है कि वो फिर से कियान रेन को हर्ट करेगा। ये सुन के कियान लियान को थोड़ा सा डर लगने लगता है। हुआंगफू उसे दिलासा दे रहा होता है कि वो चिंता ना करे, नेक्स्ट टाइम बाई उसे बचा ही लेगा। बाई कियान लियान से पूछता है कि जब पहले फॉर्जिंग सेक्ट के कल्टीवेटर्स एंशिएंट सिटी में गए थे तो क्या उनमें से कोई वापस आया? कियान लियान बताता है कि एल्डर लियू और डिसाइपल्स जिनको कियान रेन ने बचाया था उनमें से बस एल्डर लियू ही वापस आए हैं, बाकी सिटी के साथ ही गायब हो गए। हालांकि एल्डर लियू भी अभी काफी ज्यादा बुरी हालत में है। सिटी से वापस आने के बाद वो बेहोश थे। ट्रीटमेंट करने के बाद उनको होश आ गया है, हालांकि वो अभी भी सेमी कॉन्शियसनेस में है। इसके बाद हमें रात में एंशिएंट सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लैंड इमोर्टल कियान रेन के बॉडी से बाहर आ गया होता है। उसने कियान रेन को पकड़ के रखा था। तो मास्टर कहीं के मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जितना तुम्हें दर्द मिलता है और लोग तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आएंगे। बढ़िया बात है कि इस दुनिया में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स हैं। वो सब शिंग डायनेस्टी के पपेट्स बनेंगे। बेवकूफ कहीं के स्वॉर्ड मास्टर तुम्हें रोक देंगे। हाँ, स्वॉर्ड मास्टर, अच्छा, रिफाइनिंग वाला बंदा, वो तो बस एक की रिफाइनिंग का कल्टीवेटर है। हालांकि रिफाइनिंग रेल में होने के बावजूद उसकी स्ट्रेंथ कमाल की है। मैं उसके बॉडी को यूज कर सकता हूँ। सपने देखना बंद करो, तुम उसे कभी भी नहीं हरा सकते। चुप रहो, मैं भी देखता हूँ कि एक कल्टीवेशन रेल वाला मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। लैंड इमोर्टल कियान रेन पे स्वॉर्ड फेंकता है और यहाँ हम देखते हैं कि उसके भाई कियान लियान को वो दर्द होने लगता है। कियान लियान यहाँ पर कुछ बना रहा होता है। मेरे भाई रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि कियान लियान यहाँ पर लियू के पास आते हैं। वो लियू से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? लियू बताता है कि वो कुछ दिन के रेस्ट के बाद ठीक हो जाएगा। लियू यहाँ पर रो रो के कह रहा होता है कि उस दिन मेरी गलती थी, मुझे कियान रेन को छोड़ना नहीं चाहिए था। कियान लियान उसको शांत करता है। तभी कियान लियान यहाँ पर टैंग और जिन याओ को बुलाता है और बताता है कि ये दोनों लियू की देखभाल करेंगे। हम देखते हैं कि ये दोनों लियू के पास आती हैं। लियू कह रहा होता है कि वो आराम करके ठीक हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि जिन याओ जबरदस्ती लियू को एक पोशन पिला देती है, जिसको पीने के बाद लियू को सब कुछ याद आ जाएगा कि उस दिन क्या क्या हुआ। तभी हमें देखने को मिलता है कि भाई ये तो बाई है जो कि कियान लियान का भेष बना के यहाँ पर आया था। बाई को ऑलरेडी पता चल गया था कि ये जो लियू है वो एक फेक है, इसलिए इन्होंने ये सब कुछ प्लान बनाया था। जिन याओ लियू से पूछते कि वो कौन है। लियू बताता है कि वो शिंग डायनेस्टी का लैंड इमोर्टल है, यानी लियू भी अभी उस लैंड इमोर्टल के कंट्रोल में ही होता है। लैंड इमोर्टल जिनको कंट्रोल करता है, क्या वो बच सकते हैं? वो मारे जाएंगे, उनका रिइंकार्नेशन भी नहीं हो सकता। कियान रेन को कौन कंट्रोल कर रहा है? लैंड इमोर्टल का प्रिंस। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? किन एम्परर को खत्म कर देना और शिंग डायनेस्टी को फिर से रिवाइव करना। इसके बाद आप लैंड इमोर्टल को दिखाया जाता है। एम्परर किन मर चुके हैं और शिंग डायनेस्टी तबाह हो गई है, तुम उनको कंट्रोल कर रहे हो। तो पहले के डीमन से तुम कहाँ अलग हो? हाँ, लैंड इमोर्टल स्कल को पकड़ लेता है। हमें पता चलता है कि जब शिंग डायनेस्टी तबाह हो गई थी तब लैंड इमोर्टल प्रिंस ने इस विजडम लैंड पे कब्जा कर दिया था और जितने भी शिंग डायनेस्टी के लोग थे उनको यहाँ पर ला दिया था। अगर लैंड इमोर्टल ऐसा नहीं करता तो शिंग डायनेस्टी के सभी लोग घोस्ट बन जाते। लैंड इमोर्टल का प्लान बस इतना ही है कि वो जितना ज्यादा हो सके दूसरे लोगों को कंट्रोल करके फिर से शिंग डायनेस्टी को रिवाइव कर ले, लेकिन स्कल उसे बताता है कि वो और उसके लोग ऑलरेडी घोस्ट बन चुके हैं। लैंड इमोर्टल ने स्कल, जो कि कोई
कोई और नहीं बल्कि विजडम इमॉर्टल है, उसके मैंशन पे कब्जा करके उसके लोगों को मार दिया। उसने बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं। तुमने जो किया है वो तुम्हें सब कुछ सूद समेत मिलेगा। तुम उस रिफाइन रियलम के बंदे को बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। मत भूलो कि ड्रैगन बॉल ब्लड ने इस जगह को अवेक किया है, मैंने नहीं। हम देखते कि भाई यहाँ पर लैंड इमॉर्टल प्रिंस ने तो अपने एक अनडेड की पूरी आर्मी ही बना दी होती है। यहाँ भी इनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होती है। तभी भाई यहाँ पर लियो से पूछता है कि क्या विजडम इमॉर्टल को पता है कि फाउंडेशन रियलम में कैसे रीच करते हैं, लेकिन लियो इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। भाई कह रहा होता है कि लियो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। जिनियाओ भाई को बताती है कि इस सवाल का शायद से उसके पास कोई जवाब नहीं है। लगता है कि इसको बस इतना ही पता था। अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो ठीक है, अभी इसके अंदर के घोस्ट को बाहर निकाल देते हैं। ओए लिंग चल बाहर आ जा, मैं जानता हूँ कि तू यहीं पर है। लिंग यहाँ पर आ जाता है। अचानक उसके यहाँ पर आने से टैंक डर जाती है। ओए तुमने एंशिएंट सिटी के सारे घोस्ट को क्यों नहीं लिया? हाँ क्या तुम काम चोरी कर रहे हो? तुम्हारे डिसाइपल है क्या? हाँ इसको मुझसे दूर रहने को कहो। भाई टैंक को साइड में ले जाता है और बताता है कि लिंक की वजह से ही वो अभी तक जिंदा है। तो आखिरकार ये लैंड इमॉर्टल का ही काम है। हाँ मुझे लगा था कि वो तो खत्म हो चुके हैं। अरे चिंता मत कर, मैं सब कुछ संभालूंगा। वैसे क्या तुझे यूजफुल कुछ मिला है क्या? अगर नहीं तो तुझे इनको जल्दी से ही नॉर्मल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लिंग लियो के अंदर से लैंड इमॉर्टल के घोस्ट को निकाल देता है। लिंग को देख के ही वो ऐसा भागने लगता है, लेकिन लिंग उसे जाने नहीं देता, वो उसे पकड़ ही लेता है। जाने से पहले लिंग बाई को एक स्क्रॉल देता है। वो बताता है कि इसमें लैंड इमॉर्टल के स्पेशल स्किल के खिलाफ एक फॉर्मेशन काउंटर है। लिंग डायरेक्टली लैंड इमॉर्टल को पकड़ नहीं सकता, पहले बाई को उसको हरा देना होगा, उसके बाद ही लिंग उसे खत्म कर सकता है। इतना कहने के बाद लिंग यहाँ से निकल जाता है। आगे हमें इन सभी की मीटिंग को दिखाया जाता है। बाई सबको बताता है कि वो सब मिलके एंशिएंट सिटी और लैंड इमॉर्टल की बैंड बजाने वाले हैं। सभी सेक्ट वाले यकीनन बाई की बात से एग्री करते हैं। सॉर्ड मास्टर, जितना मैंने डाटा कलेक्ट किया है उससे पता चला है कि एंशिएंट सिटी हर 3 दिन में एक बार अपीयर होती है। अभी तक वो 9 बार अपीयर हो चुकी है और टोटल में 5 लाख लोग गायब हो चुके हैं। अभी लैंड इमॉर्टल फिर से 3 दिन बाद अपीयर होगा, इसलिए हमें वो कहाँ पर अपीयर होगा ये देखना होगा। आखिर वो कितने पावरफुल है, हम जीत भी सकते हैं ना। चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। लैंड इमॉर्टल को छोड़ के सभी लोग डिकम्पोजिशन रियल्म के आसपास ही होंगे। सिर्फ लैंड इमॉर्टल प्रिंस ही ग्रेटर रियल्म में रीच किया होगा। बाई सबको काउंटर फॉर्मेशन देता है और बताता है कि इन लोगों को लैंड इमॉर्टल को लुभा के उसके पाथ को काउंटर फॉर्मेशन से ब्लॉक कर देना है, फिर बाई उसे खत्म कर देगा। लेकिन भाई तुम एक इमॉर्टल लेवल के बंदे को कैसे हरा दोगे? अगर मैं इन्हें हरा सकता तो तुम में से कोई भी नहीं कर सकता। ये सभी बाई की बात को एग्री करते हैं। वैसे भाई तुम्हें उनके बारे में इतना कुछ कैसे पता चल गया? बाई बताता है कि लियो से उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। लियो भी लैंड इमॉर्टल से अफेक्ट हो गया था, वो यहाँ पर अंडर कवर भेजा गया था। जिनियाओ के पोशन का यूज करके उसने लैंड इमॉर्टल की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी। ये सुनने के बाद हुआ को भाई हैरानी हो जाता है। खैर रूफी बाई से पूछ रहा होता है कि अब वो एंशिएंट सिटी को कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि पिछली बार से उसके अपीयर होने का तरीका बदल चुका है। बाई कहते हैं कि भाई इसकी भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसने उसकी स्वॉर्ड को एंशिएंट सिटी में छोड़ दिया है। स्वॉर्ड सेक्ट वाले अपनी स्वॉर्ड कहाँ पर है ये सेंस कर सकते हैं। इससे बाई को पता चल जाएगा कि एंशिएंट सिटी कहाँ पर अपीयर होने वाली है। तभी जुए पूछती है कि कियान रेन का क्या उसको बचाया जा सकता है? बाई रिग्रेट वाला चेहरा बनाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि अब कियान रेन बच नहीं सकता। कियान रेन से बाई को याद आता है कि कियान लियान यहाँ आया ही नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तगड़ा सा आर्मर पहने हुए बंदा आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि कियान लियान ही होता है। वो बाई से कहता है कि उसके भाई को बचाने के लिए वो भी इस मिशन में ज्वाइन होना चाहता है। इसके बाद हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाई सिटी में पोस्टर लगा रहा होता है कि आज एंशिएंट सिटी आने वाली है, तो घर से कोई बाहर न आए। आगे टैंक भी यहाँ पर बाई के पास आती है। हमें पता चलता है कि सिटी इस बार ऊपर आने वाली है। बाई को यह अपने स्वॉर्ड से पता चल गया था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एंशिएंट सिटी यहाँ पर आसमान में आ जाती है। यह बाई को ऑलरेडी पता था कि वो वहाँ पर आने वाली है, तो इन सबको उसने ऑलरेडी यहाँ पर भेज दिया था। सिटी से बेल का आवाज आने लगता है। ये सभी अपने टेक्निक का यूज करके उसे नलीफाई कर देते हैं। या अंदर हम देखते हैं कि लैंड इमॉर्टल ने कियान रेन के बॉडी पे फिर से कब्जा कर लिया था। लैंड इमॉर्टल थोड़ा हैरान हो गया होता है कि बाई और इन सब ने उसको यहाँ पर ढूंढ ही लिया। लैंड इमॉर्टल अपनी पावर का यूज करके एंशिएंट सिटी में अपने अनडेड को फैला देता है। ये सभी उनसे भिड़ जाते हैं। ब्रेओनेस आर्मी वाले आंध ही अनडेड को खत्म करने लगते हैं। इसके बाद ब्रेओनेस सेक्ट अपनी फ्रीज टेक्निक का यूज करके अनडेड को फ्रीज कर देते हैं और डीमन सेक्ट वाले उनको काटना शुरू कर देते हैं। सॉर्ड सेक्ट से जो और बाकी सब घोस्ट को खत्म कर रहे होते हैं। यह सब देखने के बाद लैंड इमॉर्टल का दिमाग खराब हो जाता है और वो खुद ही फाइट करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर आते ही लैंड इमॉर्टल सॉर्ड सेक्ट के कुछ कल्टीवेटर पे हमला कर देता है, जो उसे भिड़ जाता है। लेकिन लैंड इमॉर्टल उसे ओवर पावर कर देता है। मिस्टर शुए, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इसे रोक के रखता हूँ। तब तक तुम सभी लैंड इमॉर्टल और कॉर्प्स आर्मी को ट्रैप कर दो। बंदे यहाँ से निकल जाते हैं। लैंड इमॉर्टल जुए पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कियान लियान उसको हिट मार के नीचे पटक देता है।
मिस्टर जुए, मैं इसे देख लेता हूँ। जुए समझ जाता है और वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकल जाता है। लैंड इमॉर्टल यहाँ युए के पास आता है। मेरे भाई कैसे हो? तुम तो अपने छोटे भाई पे जरा से भी दया नहीं दिखा रहे हैं। तुम कमीने कहीं के मेरे भाई की बॉडी से बाहर निकल। खुद अपने भाई की बॉडी को ले सकते हो तो लेने की कोशिश करो। लैंड इमॉर्टल अपने आप को हिट करता है और हम देखते हैं कि ये दर्द कियान लियान को भी हो जाता है। कियान लियान लैंड इमॉर्टल पे अटैक कर देता है। दोनों ही भिड़ जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पे एक तगड़ा हिट कर देते हैं। कियान लियान आर्मर पहना हुआ था तो उसे कुछ भी नहीं होता, उसका मास्क निकल जाता है। लेकिन यहाँ लैंड इमॉर्टल को एक हिट लग गया होता है। वो मन में कह रहा था कि कियान लियान की फोर्जिंग टेक्निक कमाल की है। लैंड इमॉर्टल यहाँ पर एक्टिंग करके कह रहा होता है, भैया मैं दर्द में हूँ, क्या हम ये लड़ना बंद कर दें? तुमको मैंने कही के मेरा भाई कभी भी ऐसे बात नहीं करता। कियान लियान लैंड इमॉर्टल पे अटैक करने लगता है। भाई ये सब कुछ देख रहा था। तब ये चारों यहाँ पर बाइक के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि तैयारी हो चुकी है। बाइक टैंक के साथ ऊपर निकल पड़ता है और ये तीनों एंशिएंट सिटी के नीचे फॉर्मेशन बना देती है। यहाँ पर कियान लियान कियान रेन को स्लैश मार देता है। कियान लियान को लगा था कि वो उसे डॉज कर देगा। कियान लियान बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है, लेकिन वो बस एक क्लोन होता है। लैंड इमॉर्टल पीछे आगे होता है। कियान लियान उस पे स्वॉर्ड लगाता है, लेकिन हम देखते कि लैंड इमॉर्टल स्वॉर्ड को अपने अंदर ले रहा होता है, जिससे कियान लियान को ही पेन हो रहा था। क्या हुआ? क्या तुम दर्द में हो? आगे बढ़ो, अपने भाई को मार दो, फिर तुम्हें कभी भी पेन नहीं होगा। कियान रेन भी यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियसनेस में आ गया था। वो अपने भाई से कह रहा होता है कि वो उसे मार दे, लेकिन यकीनन कियान लियान ऐसा नहीं कर पाता। लैंड इमॉर्टल फिर से कियान रेन पे कब्जा करके कियान लियान को पकड़ लेता है और उसके आर्मर को निकाल देता है। मैं अपने ही भाई को नहीं मार सकता क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा घटिया विलन नहीं हूँ। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? एम्परर किन को तुमने ही मार दिया था ना। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम्हें क्या लगता है हमें मार के तुम पहले की तरह थ्रोन को हासिल कर सकते हो? लगता है कि तुम भाइयों की टेलीपैथी माइंड को भी रीड कर सकती है। मैं प्रिंस हूँ तो थ्रोन तो मेरा ही हुआ ना। सिर्फ मैं ही हूँ जो शेंग डायनेस्टी को रिवाइव कर सकता है। तभी हम देखते कि कियान रेन अपने बॉडी के कंट्रोल में आके स्वॉर्ड को अपने अंदर घुसा देता है। इससे लैंड इमॉर्टल कियान रेन की बॉडी से अलग हो जाता है। कियान रेन भाई आप रो मत, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन सच में आप बैटल के लिए नहीं बने हैं। आपने इस ब्रॉड स्वॉर्ड को अपने एसेंस से बनाया है ना। स्टैब होने के बाद भी मुझे कुछ भी हर्ट नहीं हुआ। चिंता मत कीजिए, हम इस स्वॉर्ड के एसेंस के साथ हमेशा साथ में रहेंगे। लैंड इमॉर्टल यहाँ पर कियान लियान के आर्मर को पहन लेता है। मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। मुझे ऐसे अलविदा वाली स्पीच बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लैंड इमॉर्टल अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो पीछे पटक जाता है। यकीनन बाई यहाँ पर आ गया होता है। बाई देखता है कि कियान लियान तो ठीक है, पर कियान लियान नहीं बच पाया। वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। ब्रॉड स्वॉर्ड में अभी भी कियान रेन का एसेंस है, यानी वो फिर से रीइंकार्नेट हो जाएगा। बाई कियान लियान से पूछता है कि भाई उसका आर्मर कहाँ पर गया। कियान लियान बाई को पीछे देखने को कहता है। बाई अपनी स्वॉर्ड को लाता है और वो लैंड इमॉर्टल के अटैक को ब्लॉक कर देता है और उससे पीछे पटक देता है। तुम्हारे फाइनिंग वाले फिर से यहाँ पर आ गए। चलो बढ़िया है, मैं तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बॉडी को ले लूंगा। अच्छा तो आर्मर में तुम हो? हाँ। लैंड इमॉर्टल प्रिंस, मैंने सुना है कि विजडम इमॉर्टल भी यहाँ पर है। कहाँ पर है वो? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम उसे देखना चाहते हो? सिंपल है, मुझे अपनी बॉडी दे दो, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ खैर, अब तुम चुपचाप बताने वाले हो तो अंजाम के लिए तैयार रहो। बाई बहुत ही तेजी से लैंड इमॉर्टल के पास आता है। वो बाई पे अटैक करता है, लेकिन बाई उसके सारे अटैक को डॉज कर देता है और पाम से लैंड इमॉर्टल को पीछे पटक देता है। लैंड इमॉर्टल का आर्मर टूट जाता है। हालांकि लैंड इमॉर्टल फिर से आर्मर को पहन लेता है और ये दोनों फिर से भिड़ जाते हैं, जहाँ पर बाई बहुत ही आसानी से लैंड इमॉर्टल को ओवर पावर कर रहा होता है। लैंड इमॉर्टल सोच में पड़ जाता है कि एक रिफाइनिंग रेल वाला बंदा इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। तभी बाई देखते हैं कि भाई उसकी स्वॉर्ड की तो बैंड बच चुकी है। बाई आके ब्रॉड स्वॉर्ड को लेता है। यहाँ पर लैंड इमॉर्टल सिटी को टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हो ही नहीं पा रही होती। लैंड इमॉर्टल को देखने को मिलता है कि भाई नीचे स्पेशल काउंटर फॉर्मेशन बना रखा है। बाई उसके पास आता है और उसे बताता है कि लैंड इमॉर्टल अभी कहीं पर भी भाग नहीं सकता। बाई जमीन पर किक मार के लैंड इमॉर्टल को हवा में उड़ा देता है। फिर आगे ब्रॉड स्वॉर्ड से आर्मर को बीच में से काट देता है, जिससे आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है और लैंड इमॉर्टल बाहर आ जाता है। बढ़िया है, बढ़िया है, लेकिन तुम लोग मुझे यहाँ पर ट्रैप नहीं कर सकते। लैंड इमॉर्टल सभी घोस्ट को वापस बुला लेता है और आगे वो यहाँ सिटी के ऊपर एक पोर्टल बना देता है। तुम्हें क्या लगा था कि एंशिएंट सिटी को ब्लॉक करके तुम मुझे रोक लोगे? जो एनर्जी एंशिएंट सिटी ने जमा की है उससे मैंने अब रियल विजडम इमॉर्टल मैंशन को ओपन कर दिया है। आ जाओ, मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रहा हूँ। लैंड इमॉर्टल रियल विजडम इमॉर्टल मैंशन में चला जाता है। अब ये लोग यहाँ पर समझ गए होते कि अब तक लैंड इमॉर्टल रियल विजडम इमॉर्टल मैंशन को एक्टिवेट कर रहा था। जुए जाके वहाँ पर देखो जरा। ग्रैंड मास्टर पता नहीं क्यों अचानक से मेरा सर दर्द करने लगा है। बाई जुए के सारे नाटक समझ जाता है। खैर रूफे कहता है कि
स्वॉर्ड मास्टर मैं जाता हूँ। रूफे गेट की तरफ जाता है, लेकिन पास जाने के बाद अचानक से उस पे थंडर से अटैक हो जाता है। वो उसे डॉज कर लेता है, लेकिन एक थंडर उसे हिट हो जाता है। जो जाके रूफे को पकड़ लेता है। सभी इधर आते हैं। रूफे कहता है कि मैंशन में कुछ तो गड़बड़ है। इतना कहने के बाद वो बेहोश हो जाता है। बाई जुए को रूफे को हिल करने के लिए ले जाने को कहता है। तभी यूजुआन यहाँ पर आके रियल विजडम इमॉर्टल मैंशन को देखने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि अभी वो रियल विजडम इमॉर्टल मैंशन को देख रहा है। खैर यूजुआन सबको बताता है कि एंशिएंट बुक के अकॉर्डिंग यूनिटी रियल्म के कुछ कल्टीवेटर स्पेशल स्किल से खुद के मैंशन को बना सकते हैं, लेकिन यूजुआन ने भी आज तक ऐसे मैंशन को रियलिटी में नहीं देखा था। ये मैंशन डेड को भी रीइंकार्नेट कर सकता है और टाइम स्पेस को भी रिवर्स कर सकता है। बाय पूछता है कि क्या इसके अंदर जाने का कोई तरीका है। यूजुआन बताता है कि ये जो स्पेशल स्किल है वो बहुत ही पहले ही लॉस्ट हो चुकी है। वैसे भी इसके अंदर कैसे जाया जा सकता है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बाय कुछ कल्टीवेटर्स को यहाँ पर नजर रखने को कह के बाकी सबको सेक्ट में जाके आराम करने को कहता है। ग्रैंड मास्टर आप नहीं आ रहे हैं? नहीं, मैं इस एंशिएंट सिटी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सब यहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते कि लैंड इमॉर्टल ये सब बैठ के देख रहा होता है। उसका अभी बस एक ही मकसद होता है कि उसे बाई की बॉडी चाहिए। बाई यहाँ पर लिंक के पास आता है। लिंक घोस्ट को हैंडस रियल्म में भेज रहा होता है। खैर बाई लिंक से पूछता है कि मैंशन में जो विजडम इमॉर्टल है क्या उसको पता है कि बाई फाउंडेशन रियल्म में कैसे जा सकता है। लिंक बताता है कि भाई उसे कुछ नहीं पता। बाई जाके खुद विजडम इमॉर्टल को इसके बारे में पूछ ले। अरे तुझे क्या लग रहा है कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता, लेकिन वहाँ पर इंटरेंस पे एक थंडर है। मुझे नहीं लगता कि वो थंडर तुम्हारे लेवल के कल्टीवेटर पे अटैक करेगा। हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है लिंक? मेरा यहाँ पर काम हो चुका है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लिंक भाई यहाँ से निकल जाता है। मास्टर उसके कहने का क्या मतलब था? उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि आप वहाँ मैंशन को एक्सप्लोर करें। किसको पता, चलो सेक्ट में चलते हैं। अगले दिन हमें स्वॉर्ड सेक्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते कि सभी अचानक से ही मैंशन में जाने के लिए तैयार थे। हमें पता चलता है कि भाई यूजुआन ने सबको ये बता के रखा था कि वहाँ विजडम इमॉर्टल मैंशन में बहुत ज्यादा रेयर और काफी कुछ मिस्टीरियस चीजें भी है। साथ ही वहाँ पर काफी सारा खजाना भी हो सकता है, इसीलिए सभी लालची होके वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन भाई इन सबसे कहता है कि उनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं जाने वाला। क्या वो लोग भूल चुके हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल थंडर है? ये सुन के सभी शांत हो जाते हैं। आगे भाई कहता है कि कल वो खुद उस मैंशन में जाने वाला है। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। स्वॉर्ड मास्टर, एंट्रेंस वाला थंडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसकी वजह से मैं मरते मरते बचा हूँ। अगर आप अकेले वहाँ पर जाते हैं तो मुझे डर है, लेकिन मुझे ट्राई तो करना ही होगा। मास्टर, लिंग ने जो कहा है उस पे आपको यकीन है? बाई बताता है कि लिंग उसे ऐसे ही झूठ नहीं बोलेगा, यानी लिंग ने जो कहा है बाई को उस पे यकीन होता है। बाई इन सबसे कहता है कि उसे कुछ नहीं होने वाला, वो सभी चिंता करना बंद कर दे। तभी ज़ोया यहाँ पर बड़ी ही चिंता में आती है। वो बताती है कि एक गड़बड़ हो चुकी है। रोग कल्टीवेटर मैंशन के अंदर चला गया है और थंडर ने उस पे अटैक नहीं किया। हमें इधर का थोड़ी देर पहले वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्लेसनेस सेक्ट वाले मैंशन पे पहरा दे रहे थे। तब यहाँ पर फाउंडेशन रियल्म का एक रोग कल्टीवेटर आता है। हम देखते कि बंदा इनके साथ बात करने लगता है और पीछे दूसरे कल्टीवेटर जा रहे होते हैं, लेकिन थंडर उन पे अटैक कर देता है। तब ये रोग कल्टीवेटर उधर की तरफ निकल पड़ता है और हम देखते हैं कि थंडर उस पे अटैक नहीं करता, वो गेट के अंदर चला जाता है। ये दोनों तुरंत ये बात ज़ोया को बताने के लिए निकल पड़ती है और अभी यही बात ज़ोया ने इनको बता दी होती है, जो सुनने के बाद सभी के सभी हैरान हो गए होते हैं। और बाई को यहाँ पर 100% कंफर्म हो जाता है कि लिंग ने सही कहा था। साथ ही बाई को अभी ये पता चल चुका होता है कि फाउंडेशन रियल्म वाले वहाँ पर मैंशन में जा सकते हैं। मतलब यकीनन बाई फाउंडेशन रियल्म से नीचे है तो वो तो जा ही सकता है, लेकिन ये सभी नहीं जा सकते। ये लोग सोच लेते कि वो अपने कुछ डिसाइपल्स को बाई के साथ भेज देंगे। बाई इनसे कहता है कि उस जगह पे इमॉर्टल्स हैं, तो वो ज्यादा अपने डिसाइपल को ना भेजे। कितने डिसाइपल्स को भेजना है इसके बारे में वो आज रात सोच ले। रात में हमें टैंग और बाई को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर टैंग बाई से कह रही होती है कि वो भी मैंशन में आएगी, लेकिन बाई इसके लिए मना कर देता है। टैंग, क्या तुम भूल चुकी हो कि वो एंशिएंट सिटी कैसे अपीयर हुई थी? हाँ, मैं जानती हूँ, मेरे ब्लड से। बिल्कुल समझ गई ना, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं ले जा रहा। लेकिन मास्टर, ऐसा भी हो सकता है कि लैंड इमॉर्टल को खत्म करने के लिए मेरा ब्लड ही की हो। नहीं नहीं, ये डेंजरस है। सबसे पहले तुम मेरी डिसाइपल हो, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। अगर मैं मर जाती हूँ तो आप कोई दूसरा डिसाइपल रख सकते हैं। मैं अपने लोगों को बचाने के लिए कल्टीवेशन कर रही हूँ। विजडम मैंशन मेरे किंगडम के ऊपर ही है। अगर ऐसे टाइम पे मैं पीछे हटती हूँ तो इमॉर्टल बनना या कल्टीवेशन करना मेरे लिए किसी काम का नहीं है। टैंक का ये जुनून देखने के बाद बाई उसे अपने साथ आने के लिए हाँ कर देता है। ये सुन के टैंक भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बाई टैंक को 3 बाम्बू स्टिक देता है और बताता है कि इसमें उसके स्वॉर्ड का एसेंस सील है। अगर कभी भी टैंक खतरे में होगी तो बस इसे निकाल के तोड़ना है। टैंक बाई इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे हम देखते कि जिनियाओ भी यहाँ पर आती है और वो भी बाई के साथ मैंशन में जाने के लिए कह रही होती है। बाई उसे कह रहा होता है कि वो पहले हुआंगफू से इसके बारे में पूछ ले, लेकिन जिनियाओ कह रही होती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। डीमन सेक्ट वाले अपना डिसीजन खुद से ही लेते हैं, हुआंगफू उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। जिनियाओ
जिनियाओ तो भाई अपने आप से ही मान लेती है कि बाई उसको अपने साथ आने के लिए राजी हो चुका है। बाई उसे समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मानती ही नहीं। खैर टैंग उसको यहाँ से ले जाती है। इसके बाद हमें लैंड इमॉर्टल को दिखाया जाता है। वो उस बंदे को देख रहा था जो कि अंदर आया था। हम देखते कि भाई उस बंदे की तो यहाँ पर बैंड बज गई होती है, मतलब उसका खेला भी यहाँ पर खत्म हो गया होता है। लैंड इमॉर्टल यहाँ पर बस बाई के आने का वेट कर रहा था क्योंकि उसको बाई की बॉडी जो चाहिए थी। लेकिन तभी विजडम इमॉर्टल उसे कहता है कि भाई वो बाई का बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन लैंड इमॉर्टल ने भी यहाँ पर तैयारी कर दी थी। विजडम इमॉर्टल, तुम्हें पता है कि तुम्हारा मैंशन कितना कमाल का है, क्या तुम्हें लगता है कि वो 8 सफरिंग को पार कर पाएगा? ये सुनने के बाद विजडम इमॉर्टल भी थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। यहाँ बाहर सभी आगे होते हैं। फोर्जिंग सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक का यूज करके पहले ये पपेट्स का यूज करके चेक कर रहे होते हैं कि क्या उन पे थंडर का असर हो रहा है या नहीं, और इनको देखने को मिलता है कि वो पपेट्स बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी अचानक से उन पर अटैक हो जाता है। अटैक नीचे भी आ रहा था। बाई जंप लगा के उसे ब्लॉक कर देता है। हम देखते कि अटैक लैंड इमॉर्टल ने किया होता है। वो बाई से कह रहा होता है कि वो ये सब करना बंद करे और सीधा अंदर आ जाए। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इन सब ने अपने सबसे काबिल और पावरफुल डिसाइपल्स को बाई के साथ भेजने का सोच लिया होता है। जिनियाओ तो वैसे भी ऑलरेडी बाई के साथ मेंशन में जाना ही चाहती थी। अब तो हुआंगफू ने भी ये कह दिया होता है तो बाई को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ब्लेसनेस सेक्ट से ये आ रही होती है। ब्रेवनस आर्मी सोल्जर से यानफे आ रही होती है। और यंग टैंग तो ऑलरेडी बाई को मना ली थी, वो भी आ ही रही थी। यानी बाई के साथ अभी सारी खूबसूरत लड़कियां ही होती हैं। ये सभी जाने के लिए तैयार हो जाती है। मास्टर मेरे साथ में आइए, मैं आपको लेके चलती हूँ। तुम सभी पहले जा सकते हो, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कुछ काम है। हाँ मैंने कहा ना जाओ, मेरे सामने ऐसे फ्लाइंग शॉट का शो ऑफ मत करो। ये चारों बाई आगे निकल जाती है। बाई यहाँ पर जुए से कुछ फेवर मांगता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि जुए अपने म्यूजिक से पात बना रही होती है, जिस पे चल के बाई आगे जाता है। सच में यहाँ पर तो कोई भी थंडर नहीं आया, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया। जुए भाई म्यूजिक का फ्लो बढ़ा के बाई को अंदर पटक देती है। लैंड इमॉर्टल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है कि बाई फाइनली अंदर आ गया है। बढ़िया है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट तैयार करके रखता हूँ। ये सभी एक और पोर्टल से होके फाइनली विजडम मेंशन में आ जाते हैं। बाई यहाँ पर नीचे गिर रहा होता है। जिनियाओ आगे उसे पकड़ लेती है और सेफली नीचे लाती है। ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर ये जगह कैसी है। तभी टैंक को यहाँ पर एक पत्थर दिखता है जिसमें बर्थ, एजिंग, इलनेस, डेथ, सेपरेशन, हेट्रेड, कभी ना पूरे होने वाली विशेष, ऑब्सेशन, इन 8 सफरिंग के बारे में लिखा होता है। जो कोई भी इन 8 सफरिंग को पार कर लेगा वो इमॉर्टल बन जाएगा। बाई को तो भाई ये सब कुछ बकवास लगती है। तभी यहाँ पर फर्स्ट सफरिंग, द सफरिंग ऑफ बर्थ एक्टिवेट हो जाती है। सामने एक पोर्टल बन गया होता है। बाई कहता है कि चलो चलते हैं। यहाँ आने के बाद इन चारों को ये जगह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं। बाई इन सभी को एग्जिट को ढूंढने के लिए कहता है। तभी बाई को यहाँ पर एक अजीब सी स्मेल आती है। वो तुरंत सबको कहता है कि वो सांस लेना बंद कर दे और फोकस करे। लेकिन हम देखते हैं कि भाई स्मेल का इफेक्ट इन पे हो भी गया होता है। ये चारों की चारों बाई से कह रहे होते हैं कि वो उनसे डेट करे। बाई के लिए चारों बाई आपस में ही लड़ने लगती है। बाई इससे कह रहा होता है कि यार तुम लोग ऐसे एनिमी के ट्रिक में मत फंसो। लेकिन भाई यहाँ पर ये लोग अभी कहाँ पर सुनने वाली होती है, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी इफेक्ट में आ चुकी थी। लैंड इमॉर्टल ये सब कुछ देखने के बाद बड़ा खुश हो रहा होता है। बाई की यहाँ पर सटक जाती है। हम देखते हैं कि वो यहाँ से सारे स्मोक को अपने अंदर ले लेता है। ये जगह नॉर्मल हो जाती है और ये चारों भी, इनको कुछ भी नहीं पता था कि इनके साथ आखिर क्या क्या हुआ है। तभी बाई इनको बताता है कि तुम सभी साइकिक स्मोक के इफेक्ट में चली गई थी। ये सुनने के बाद ये हैरान हो जाती है और पूछती कि क्या बाई ने उनके साथ कुछ कांड तो नहीं कर दिया। बाई उसे कह रहा होता है कि यार तुम लोग क्या सोच रहे हो, मैंने सारे साइकिक स्मोक को मेरे बॉडी के अंदर खींच लिया है, अभी तुम सभी लोग ठीक हो। ये सुनने के बाद ये लोग तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बाई से पूछ रहे होते कि आप ठीक तो है ना। तभी हम देखते कि बाई यहाँ पर एक भयंकर पाद मारता है। वो कहता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। खैर अब इन लोगों ने फर्स्ट सफरिंग, द सफरिंग ऑफ बर्थ को कंप्लीट कर दिया होता है। अब ये लोग सोच रहे होते कि इनको आगे क्या करना है। तब यहाँ पर जमीन थर-थर कांपने लगती है। आगे हम देखते कि आसपास की दीवारें पास आने लगती हैं। ये सभी एक साथ दबने लगते हैं। लैंड इमॉर्टल कह रहा होता है कि बोले ही इल्यूजन से तुम लोग बच चुके हो, लेकिन सफरिंग ऑफ पेन के दर्द को अब एंजॉय करो। यहाँ पर बाई अपनी स्वॉर्ड से ऊपर एक स्लैश मारता है और रास्ता ओपन हो जाता है। हम देखते कि भाई ये सभी आराम से ऊपर जा रहे होते हैं। लैंड इमॉर्टल ये देख के पूरा का पूरा हैरान हो जाता है। वो कह रहा होता है कि आखिर बाई ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो रूल्स के खिलाफ है। विजडम इमॉर्टल उसे कह रहा होता है कि बाई उसे यहाँ पर खत्म करने के लिए आ रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। कोई बात नहीं, भले ही वो इस सफरिंग को पास कर गया है, लेकिन देखते हैं कि आगे की सफरिंग से वो कैसे बचता है। लैंड इमॉर्टल यहाँ पर नेक्स्ट सफरिंग को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाई एक दूसरी जगह पे ही टेलीपोर्ट हो गया होता है। ऊपर से ये सभी नीचे गिर रही होती है। बाई एक एक करके सबको पकड़ लेता है। बाई को सामने स्टोन पे कुछ दिखता है जिसमें सफरिंग ऑफ एजिंग के बारे में लिखा होता है। तभी हमें लैंड इमॉर्टल को दिखाया जाता है। मैंशन के सफरिंग वाले पावर का यूज करके यह इन चारों पे एक वो लाइट गिराता है और हम देखते हैं कि भाई ये चारों बूढ़ी हो जाती है। या भाई देख रहा होता
होता है कि स्टोन पे लिखा हुआ है कि इस प्लेस के पास टाइम को मैनिपुलेट करने वाली पावर है। भाई इन चारों को कहीं ना जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि ये चारों तो बूढ़ी हो चुकी है। आगे सभी एक दूसरे पे हंसने लगती है और कह रही होती है कि तुम इतनी ओल्ड कैसे हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद इन चारों को पता चलता है कि भाई ये सभी ओल्ड हो चुकी है, जो देख के यकीनन ये सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पर रोने लगती है। भाई यहाँ पर इन चारों को जोश देने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसको चुप रहने को कहती है। ये सब देखने के बाद लैंड इमॉर्टल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि लैंड इमॉर्टल उस लाइट को अब बाइक के ऊपर लाने लगता है। टैंक बाइक से कह रहे होते हैं कि मास्टर इस लाइट से केयरफुल रहे, लेकिन बुढ़ापे की वजह से उसका आवाज बहुत ही ज्यादा कम होता है। भाई ये सुन ही नहीं पाता और लाइट यहाँ बाइक के ऊपर आ जाती है, लेकिन भाई को इससे कुछ भी नहीं होता। ये देख के ये सभी हैरान हो जाते हैं और यकीनन लैंड इमॉर्टल भी। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? उस पे ये एजिंग वाली टेक्निक काम नहीं करेगी। तुम्हें कुछ पता है क्या? मुझे बताओ, ये मेथड उस पे काम क्यों नहीं कर रही? यकीनन मुझे सब कुछ पता है, मैं विजडम इमॉर्टल हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? हाँ, लैंड इमॉर्टल विजडम इमॉर्टल को पकड़ लेता है। विजडम इमॉर्टल उसे कह रहा होता है कि भाई वो बाई से पंगा लेना बंद कर दे, वो बाई का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। यहाँ तक बाकी के 8 सफरिंग से भी बाई को कुछ भी नहीं होने वाला। अगर लैंड इमॉर्टल में दम है तो वो जाके सीधा बाई से लड़ ले। लैंड इमॉर्टल विजडम इमॉर्टल को फेंक देता है, जिससे उसका जबड़ा अलग हो जाता है, लेकिन यकीनन ये एक इमॉर्टल है तो वो ठीक हो जाता है। मैं भी देखता हूँ कि वो पहली 4 सफरिंग से कैसे बच पाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये चारों थक जाती है। भाई इनको मोटिवेशन दे रहा होता है कि यहाँ से निकलने के बाद वो सब कुछ पहले जैसी वापस हो जाएंगी, लेकिन हम देखते हैं कि भाई ये लोग इतनी ज्यादा थक गई होती है कि जमीन पर लेट जाती है। भाई बेचारा आगे इन सबको उठा के ले जा रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि ये सभी दूसरी जगह पर आते हैं। इन चारों को उठा के भाई बहुत ही ज्यादा थक गया होता है, वो नीचे गिर जाता है और वो इन चारों से कह रहा होता है कि यार तुम लोगों को अपना वजन कम करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ये सभी पहले जैसी होने लगती है। भाई इनसे कहता है कि अपने आप को देखो। सभी खुद को फिर से यंग देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आगे ये लोग ये देखते हैं कि जिस जगह में वो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन भाई इनसे कहता है कि वो सभी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करके अपने आसपास एक प्रोटेक्शन ला दे। सभी अपने आसपास एक स्पिरिचुअल बैरियर बना देते हैं। भाई को यहाँ पर स्टोन दिखता है जिसपे 3rd सफरिंग के बारे में लिखा था, जो कि है इलनेस। भाई सबको फोकस रहने को कहता है। ये सभी आगे बढ़ते हैं। तभी भाई यहाँ पर नोटिस करता है कि यहाँ के फ्लावर्स उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यकीनन भाई के पास बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन इन चारों की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है और इनको कुछ ना कुछ इलनेस भी होने लगती है। टैंक को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मिकियो को बहुत ही ज्यादा इचिंग होने लगती है। जिनियो की कमर की बैंड बच जाती है और यानफे को बहुत ही ज्यादा गर्मी लगने लगती है। वो अपने आर्मर को निकाल देती है, लेकिन इतना काफी नहीं था, उसे और भी ज्यादा गर्मी लगी रही थी, इसीलिए वो अपने टॉप को भी निकाल रही थी। भाई उसे रोकता है। वो कह रहा होता है कि यानफे ऐसा मत करो वरना तुम नेकेड हो जाओगी। लेकिन हम देखते हैं कि यानफे के टॉप के अंदर भी एक टॉप होता है। ये देखने के बाद भाई को राहत मिलती है। भाई एक स्क्रोल को निकालता है और इन सब के साइड में एक बैरियर बना देता है। भाई से कह रहा होता है कि वो इनमें ही रहे और अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करे, तब तक वो इन फ्लावर को काट देगा। भाई जाके तेजी से इन सभी फ्लावर को काटने लगता है। थोड़ी देर में वो सभी फ्लावर्स को काट देता है, लेकिन भाई इसका कुछ फायदा नहीं होता। स्पिरिचुअल एनर्जी से ये फ्लावर्स फिर से रिकवर होने लगते हैं। बैरियर भी स्पिरिचुअल एनर्जी से ही बना था, तो वो फ्लावर्स उसे भी एब्जॉर्ब करने लगते हैं और हम देखते हैं कि बैरियर यहाँ पर खत्म हो जाता है। इन चारों की फिर से बैंड बच जाती है। भाई फिर से इनको सिक्योर करता है, साथ ही बैरियर के साइड में वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी लगा देता है। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें इतनी भूख है। ठीक है, अब मैं तुमको जड़ से ही मिटा दूंगा। तुमको बहुत ही ज्यादा भूख है ना, देखते हैं कि तुम कितना खा पाते हो। भाई अपनी स्वॉर्ड से फिर से इन सभी को काटने लगता है। लैंड इमॉर्टल यहाँ पर हंस रहा होता है। वो कह रहा होता है कि कितनी बार भी भाई उनको काटता है लेकिन वो फिर से रिकवर हो ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को निकालता है। वो इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाल रहा होता है कि ये प्लांट्स उससे हैंडल ही नहीं कर पाते और वो ओवरलोड से एक्सप्लोड होने लगते हैं। थोड़ी देर में सारे फ्लावर्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। लैंड इमॉर्टल ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये चारों यहाँ पर ठीक हो जाती है। यानफे भाई बहुत ही ज्यादा शर्मा गई होती है। वो तुरंत अपना आर्मर पहनने के लिए निकल जाती है। वो ठीक तो है ना? हाँ, उसका बस ट्रू कैरेक्टर बाहर आ गया। वैसे मास्टर आप ठीक तो है ना? आपने बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को लॉस्ट कर दिया है। हाँ स्वॉर्ड मास्टर, आप कुछ ज्यादा ही लापरवाह थे। अगर आप उनको फीड नहीं कर पाते तो मारे जाते। बिल्कुल, अगर आप मारे जाते तो मेरी मास्टर मुझे ही ब्लेम करती। अरे कोई बात नहीं है, मेरे पास बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, मैंने बस थोड़ी सी बाहर निकाल दी, इससे मुझे बेटर फील हो रहा है। ये सुनने के बाद ये तीनों की तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। टैंक भाई से पूछते हैं कि मास्टर आपका रिफाइनिंग रेल में कितना लेवल है, पर भाई को अपना एग्जैक्ट नंबर पता नहीं होता है कि वो कितने लेवल का है। वो बताता है कि वो 66,660 से भी ज्यादा लेवल का है। ये सुनने के बाद ये तीनों हद से ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ पर विजडम
इमोर्टल बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। मैंने तुमसे कहा था ना, वो इल्यूजन उस पे कोई भी काम नहीं करेगा। अगर वो सफरिंग ऑफ डेथ को भी स्किप कर देता है तो तुम्हारे पास उसे खत्म करने का कोई भी तरीका नहीं है। लैंड इमोर्टल को भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी फोर्थ सफरिंग द डेथ गेट के पास आ जाते हैं। गेट को देख के भाई समझ जाता है कि इनको हेडिस रियल्म में ले जाएगा। ये सुन के ये सभी थोड़ी सी हैरान हो जाती है क्योंकि हेडिस रियल्म में यकीनन नर्क होता है। खैर इनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। ये सभी अंदर आ जाते हैं और इनका डेथ वाला भी सफरिंग स्टार्ट हो गया होता है। यहाँ पर लैंड इमोर्टल इनको देख नहीं पा रहा होता। विजडम इमोर्टल उसे बताता है कि इस डेथ सफरिंग के लिए उसने बस जाने और आने का गेट बनाया था। अंदर हेडिस रियल्म में क्या होगा लैंड इमोर्टल ये नहीं देख सकता, यकीनन क्योंकि हेडिस रियल्म अपने आप में ही एक दूसरा रियल्म है। यह सब सुनने के बाद लैंड इमोर्टल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर इन लोगों ने हेडिस रियल्म को जैसा सोचा था ये जगह उसकी बिल्कुल उल्टी निकलती है। मास्टर ये जगह तो कमाल की है, जैसा मैंने सोचा था ये तो वैसी नहीं है। सॉर्ड मास्टर क्या आपने हमसे झूठ बोला था? आपने तो कहा था कि ये जगह बहुत ही भयंकर है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं यहाँ पर कभी भी आना पसंद नहीं करूंगा। आगे थोड़ी देर बाद हम देखते कि लिंग यहाँ पर बोट से आता है। इतनी देर क्यों लगा दी भाई? नॉर्मली तो हमेशा फास्ट रहता है। जब मैं खुद से इनवाइट करता हूँ तो तू कभी यहाँ पर आता नहीं। तो जगह लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ। ये सब लैंड इमोर्टल का फॉल्ट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने हम लोगों को तुम्हारे स्पेस में ट्रांसफर कर दिया। ये एक इमोर्टल लेवल की स्पेशल स्किल है, हम भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी तो यहाँ पर आ गया है तो हमेशा के लिए रह जा। अबे जा बे, मुझे विजडम इमोर्टल से फाउंडेशन रियल्म में कैसे जाना है इसके बारे में पूछना है। भूल गया क्या? तूने मुझे वहाँ जाने के लिए कहा था। ये सुन के लिंग भाई कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि भाई एक्चुअली में सही कह रहा होता है। आगे चारों भी बोर्ड पर आ जाती हैं। लिंग भाई को बताता है कि उसके बॉस यानी यामा भाई से मिलना चाहते हैं, तो अभी सभी लोग उधर ही जा रहे हैं। आगे हम देखते कि ये सभी फॉरगेटन ब्रिज के पास आ गए होते हैं। हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पर यूजर के लाइफ स्पैन के आंसू से एक स्पेशल सूप बनाया जाता है, जिसे पीने के बाद यूजर अपनी पास्ट की बुरी यादों को भूल जाता है। भाई ये सभी से कह रहा होता है कि चलो उनको भी वो सूप पीना होगा, उसको पिए बिना ब्रिज को क्रॉस नहीं किया जा सकता। इन सभी को इनका सूप मिल जाता है। इन सभी को अपने कुछ पास्ट की बुरी मेमोरीज दिखती है, तो ये चारों तुरंत ही सूप को पी जाती है। हमें बाई को दिखाया जाता है। अरे यार ये इतना फिर से क्यों? मैं इतना कैसे पीऊं? मिस मैंग, मैंने लास्ट टाइम भी इतना ही टप पिया था, तो इस बार इतना सारा क्यों? ये मेरा फॉल्ट नहीं है। क्या आपको याद नहीं है ये सारे आपके आंसू हैं? हाँ मैं जानता हूँ, पर क्या मैं बस जरा सा नहीं पी सकता? प्लीज कुछ तो करो ना। हम अच्छे दोस्त है ना। वैसे भी मैं यहाँ पर डेड कहाँ पर हूँ? हाँ मैंने तो सर में एक ही टब लाया है, अंदर और भी पड़े हुए हैं। अगर आप इसे अभी नहीं पीते हैं तो आपको बाद में इसे पीना ही है। ये सभी आंखें यहाँ पर बाई की बुरी मेमोरीज को देखने लगती है। हम देखते कि भाई कल्टीवेशन कर करके बेचारे बाई की बैंड बज गई होती है। भाई ये देखता है कि भाई ये चारों उसकी मेमोरीज को देख रही है और हंस रही है। भाई तुरंत यहाँ पर आ जाता है। वो इन सभी को यहाँ से निकलने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि भाई इसे पीने लगता है। यहाँ पर लैंड इमोर्टल सोच रहा होता है कि अंदर बाई के साथ क्या हो रहा है। विजडम इमोर्टल उसे कह रहा होता है कि अगर यामा उनको वहाँ पर फोर्सफुली रोक देता है तो बाई और बाकी के बाहर नहीं आ सकते। ये सुनने के बाद लैंड इमोर्टल बड़ा ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसे बाई की बॉडी कहाँ मिलने वाली है। खैर वो विजडम इमोर्टल से कह रहा होता है कि बाई तो मरा नहीं है ना, तो वो हेडिस रियल्म में कैसे रह सकता है। लेकिन इस सवाल का विजडम इमोर्टल उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। यहाँ हेडिस रियल्म में हम देखते हैं कि इतना सारा सूप पीने की वजह से बाई का पेट फूल गया होता है। खैर आगे सब यहाँ पर यामा के पास आते हैं और हमें देखने को मिलता है कि यमदेव तो भाई इसका फ्रेंड ही होता है। बाई उसके साथ मस्त से चेस खेल रहा था। यामा ने भाई इनको कुछ गिफ्ट भी दिए होते हैं। आगे हमें थोड़ी देर बाद लैंड इमोर्टल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बाई और बाकी के हेडिस रियल्म से बाहर आ चुके हैं। हालांकि लैंड इमोर्टल समझ नहीं पा रहा होता है कि बाई और बाकियों के पास वो आइटम्स क्या कर रहे हैं। तभी विजडम इमोर्टल कह रहा होता है कि अगर बाई रुकना नहीं चाहता तो यामा भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। ये समझने के बाद विजडम इमोर्टल भी हैरान था, यानी उसे अभी बाई का ट्रू पोटेंशियल समझ में आ रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं बाई इनके पास के सारे आइटम्स को लेके लिंक को वापस दे देता है। चल अभी तो जा सकता है, इन चीजों को भी वापस ले जा। यामा को मेरी तरफ से थैंक्स कह देना। ये सभी लिंक को बाय करके आगे बढ़ती है। लैंड इमोर्टल बहुत ही चालाक है, अपना ध्यान रखना। अरे चिंता मत कर, तुमने मेरी स्पिरिट को नहीं लिया है ना, मैं मरूंगा नहीं। ये सुन के यहाँ पर लैंड इमोर्टल को हद से ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। वो विजडम इमोर्टल को उठा के फिर से पटक देता है। उसे लगा था कि बाई को हेडिस रियल्म में बहुत ही ज्यादा सफरिंग होगी, लेकिन बाई एक्चुअली में वो तो वहाँ से मजे करके आया होता है। गुस्से में यहाँ पर लैंड इमोर्टल कुछ खतरनाक ही चीज करने वाला होता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी एक अलग ही जगह पर आगे होते हैं। बाई को यहाँ पर एक पोर्टल टाइप चीज में कुछ लिखा हुआ दिखता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि सेवंथ सफरिंग कभी ना पूरी होने वाली विशेष होती है। हालांकि बाई यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहा होता है कि वो फिफ्थ और सिक्स्थ सफरिंग को स्किप करते हुए सीधा सेवंथ सफरिंग पे कैसे आ गए। लास्ट की 4 सफरिंग स्पिरिचुअल अटैक्स हैं। हाँ यहाँ पर फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ सफरिंग मिक्स हो रही है। समझ गया, लैंड इमोर्टल ये सब जितना जल्दी हो सके उतना खत्म करना चाहता है। हाँ ठीक है कोई ना, चलो अंदर चलो सभी। लेकिन भाई देखता है कि ये चारों तो यहाँ पर है ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ पर
पर गायब हो गई होती है। तभी बाई को यहाँ पर एक इल्यूजन दिखने लगता है जहाँ उसके मास्टर उसे कह रहे होते कि बाई तुम अब तक फाउंडेशन रेल में रीच क्यों नहीं कर पाए, लगता है कि तुम उतने काबिल नहीं हो जितना मैंने तुम्हें समझा था। बाई को एक दूसरा इल्यूजन दिखता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे छोड़ के जा रहे होते हैं। इन दोनों से बाई को उतना कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीसरे इल्यूजन में बाई को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की बुक दिखती है जिसे देखने के बाद वो हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें टैंक को दिखाया जाता है जिसे भी ऐसा इल्यूजन दिख रहा था कि उसके डैड उसके बारे में बुरा सोचते हैं। ये देखने के बाद वो बेचारी रोने लगती है। मिकी याओ को भी ऐसा इल्यूजन दिखाया जा रहा होता है कि उसके फैमिली ने उसको निकाला फेंक दिया। हालांकि हम देखते हैं कि मिकी याओ को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिन याओ का ऐसा इल्यूजन दिख रहा होता है कि जहाँ पर बाई हुआंगफू से कह रहा होता है कि ओए हुआंगफू तुमने मुझे अपने इतने काबिल डिसाइपल से क्यों नहीं मिलाया। हाँ, ये देख के तो भाई जिन याओ बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। आखिर में यानफे को ऐसा इल्यूजन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक वुमेन होने की वजह से उसके मास्टर उसे उतना कुछ खास सोल्जर नहीं मानते, लेकिन ये सभी स्ट्रॉन्ग माइंड सेट वाली होती है। ये जानते हैं कि इनके सामने कुछ और नहीं बल्कि इल्यूजन है। बाई इल्यूजन को तोड़ने लगता है। मेरे मास्टर इमोर्टल रेल्म में होने के बावजूद मुझे हरा नहीं सकते। वो मेरी नाकामयाबी के लिए मुझे ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं एक ऑर्फन हूँ, इसके लिए मेरे पेरेंट्स को ब्लेम करना बेकार है। मैंने उनको कभी देखा तक नहीं, इसलिए ना ही तो मैं उनसे प्यार करता हूँ ना ही हेट करता हूँ। दिक्कत देने वाले तुम थे। अगर तुमने अपने पेज को फ्लिप नहीं किया होता तो शायद मैं तुम पे यकीन भी कर लेता। हम देखते कि भाई इस पे तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं होता। भाई इसे भी काट देता है। आगे हम देखते हैं कि ये सभी भी अपने इल्यूजन को तोड़ देते हैं। यहाँ पर लैंड इमॉर्टल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है कि भाई इनमें से कोई भी बेवकूफ नहीं बना, लेकिन वो कहता है कि कोई ना, ये तो बस शुरुआत है। यहाँ पर इन सभी को पता चल गया होता है कि भाई उनके अंदर के इनर डीमन की वजह से ये इल्यूजन बने थे। तभी हम देखते कि इनके इनर डीमन से यह क्रिस्टल से एक स्नेक बन जाता है जो कि इन पे क्रिस्टल से ही अटैक कर देता है। भाई बाम्बू स्टिक से सराउंड पे एक बैरियर बना देता है। स्नेक लगातार अटैक किया ही जा रहा था, बैरियर टूटने लगता है। भाई इन सभी को स्टिक देता है और बताता है कि वो सभी डिफेंस के लिए इसका यूज कर ले, वो जाके मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। ये सभी अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। स्नेक टैंक की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, वो अपने साइड में एक बैरियर बना देती है। तभी भाई स्नेक का अटेंशन अपनी तरफ करता है। भाई स्नेक पे 3 स्ट्राइक मारता है और एक जंप लगा के उसके सर को डिस्ट्रॉय कर देता है। हम देखते कि ये स्नेक भाई यहाँ पर खत्म हो गया होता है। तभी स्नेक के अंदर से भाई को यहाँ पर एक मून स्टोन मिलता है। ये चारों भाई के पास आती है, वो उसे पूछ रहे होती है कि आप ठीक तो है ना। भाई सभी से कह रहा होता है कि तुम सभी अपने इनर डीमन से यहाँ पर जितने हो सके उतने स्नेक बनाओ ताकि मैं जेम स्टोन को कलेक्ट कर पाऊँ। ये सुन के भाई ये सभी हैरान ही हो जाती हैं। आगे हमें सीधा कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि स्नेक को मार मार के भाई ने 1100 से भी ज्यादा जेम्स को हासिल कर दिया होता है। भाई इनसे कह रहा होता है कि वो लोग और भी ज्यादा स्नेक को बनाए, लेकिन इन सब के अंदर का इनर डीमन भाई यहाँ पर खत्म हो गया था। बस यानफाई एक और स्नेक को बना पाती है। भाई उसे खत्म करना शुरू कर देता है। तब यहाँ पर जिनियाओ से एक छोटा सा स्नेक बन गया होता है। टैंग उसे देख लेती है, वो जिनियाओ को उसे प्रोटेक्ट करती है। हालांकि उसे जरा सी चोट लग जाती है। यानफे स्नेक को काट देती है, लेकिन यानफे देखती है कि इस स्नेक को खत्म करने के बाद भी वो जेमस्टोन में नहीं बदला। तभी हम देखते कि ये स्नेक टैंक के ब्लड को पी जाता है और वो बहुत ही ज्यादा बड़ा बन जाता है। टैंक भी समझ जाती है कि स्नेक उसके ब्लड की वजह से ही इतना बड़ा हो चुका है। स्नेक इन पे अटैक कर देता है, ये सभी साइड में हो जाती है। तभी बाई यहाँ पर आता है, वो पूछता है कि तुम सभी ठीक तो हो ना, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिनियाओ बताती है कि अचानक से ये स्नेक बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। बाई टैंक के हाथ पे घाव देखता है, वो भी समझ जाता है कि अचानक से ये स्नेक इतना बड़ा क्यों हुआ। बाई स्नेक पे अटैक करने लगता है, लेकिन ये स्नेक काफी ज्यादा टफ था। बाई एक जंप लगा के स्नेक के सर पर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है और स्नेक यहाँ पर खत्म हो जाता है। ड्रैगन बॉल ब्लड पीने के बाद ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया था। टैंक अपने आप को बैंडेज कर लो और इस स्टोरिंग स्टोन से इस सारी जगह को स्कैन कर दो। ये जवान बाद में इसे स्टडी कर लेगा। हाँ मास्टर, मुझ पे छोड़ दीजिए, एक्सप्लोरिंग करने में मैं माहिर हूँ। टैंक इस जगह का डाटा कलेक्ट करने लगती है। यहाँ पर अभी लैंड इमॉर्टल भी समझ गया होता है कि टैंक ड्रैगन बॉल ब्लड की वंशज है। लैंड इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। विजडम इमॉर्टल कह रहा होता है कि बाई ने यहाँ पर ड्रैगन बॉल ब्लड की वंशज को क्यों लाया। इसके बाद हमें डिलाइट हाउस में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन रेल्म से एक लड़की यहाँ पर आई होती है। वो जुए को बताती है कि उसके फादर यानी डीमन लॉर्ड मर चुके हैं। ये सुनने के बाद जुए काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे जुए को इस लड़की से पता चलता है कि अभी वो जुए को डीमन रेल्म में राज करने के लिए बुलाने के लिए आई होती है, क्योंकि जुए के पास ही सबसे ज्यादा प्योर डीमन ब्लड होता है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो शायद से वहाँ के डीमन पागल होकर यहाँ इस वर्ल्ड में अटैक भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि बाई अपने इनर डीमन को निकाल के इनकी ट्रेनिंग ले रहा होता है और टैंक अभी भी इधर का डाटा कलेक्ट कर रही थी। लैंड इमॉर्टल भाई ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा बोर हो गया था। अभी वो खुद से ही टैंक को पकड़ने का सोच लेता है। लैंड इमॉर्टल वहाँ जाता है। यहाँ पर टैंक ने अभी सारा डाटा कलेक्ट कर दिया होता है। बाई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इस प्लेस से कैसे निकले। अभी वो इस पूरी जगह को ही तबाह करने का सोच रहा होता है, लेकिन तभी लैंड इमॉर्टल यहाँ पर
पर आ जाता है। तो आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए। हाँ, मुझे पहले ही इस प्लेस को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। लैंड इमॉर्टल बाई ने कमाए हुए सारे क्रिस्टल को लेने लगता है। और मेरे क्रिस्टल क्यों ले रहे हो? अगर तुम्हारा इनर डीमन तुम्हें खत्म नहीं कर सकता तो अब जरा मेरे इनर डीमन की टेस्ट लो। अच्छा, तो तुमने 4 सफरिंग की पावर्स को अपने अंदर ले लिया है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी बॉडी फट जाएगी? अगर तुम्हें डर है कि मेरी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी तो तुम अपनी बॉडी मुझे दे दो। प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दूसरों को यहाँ से जाने दूंगा। तुम अभी भी मेरी बॉडी के ही पीछे हो। हाँ, एक प्रिंस होने के नाते तुम कितने यूजलेस हो। तुम और कुछ नहीं, बस दूसरों की चीजें चुरा सकते हो। क्या इसके पीछे ये तो कारण नहीं है कि तुम पॉपुलर नहीं हो? खैर, मैं तुम्हारा वेट यहाँ पर कर ही रहा था। चलो अब फाइट करते हैं। बाई की बात उसे लैंड इमॉर्टल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बाई को पंच करता है, लेकिन बाई बहुत ही तेजी से उसके हाथों को काट देता है। लैंड इमॉर्टल फिर से रीजनरेट हो जाता है। वो अभी पैर से बाई को कुचलने का ट्राई करता है, लेकिन बाई शॉर्ट से उसके पैर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और लैंड इमॉर्टल नीचे गिर जाता है। बाई को यहाँ पर लैंड इमॉर्टल से भाई बहुत ही ज्यादा जेमस्टोन्स मिल रहे होते हैं। ओए मरना नहीं, चल मुझे और भी ज्यादा जेमस्टोन दे। इमॉर्टल पूरी जान लगा के बाई पे अटैक करता है, लेकिन इससे बाई को घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वही अपनी थोड़ी सी पावर को बूस्ट करके उस पर स्ट्राइक मारता है और लैंड इमॉर्टल के इनर डीमन की पूरी तरीके से बैंड बज जाती है। आगे हमें सॉर्ड सेक्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ुए ने इन सभी को बता दिया होता है कि डीमन लॉर्ड मर चुका है और अभी उसे डीमन रेल में बुलाया गया है और वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती। इसके साथ ही डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड पे अटैक भी करने वाले हैं। ये सभी अभी से यहाँ पर डीमन के खिलाफ वॉर करने की तैयारी करने में बातें करने लगते हैं। ज़ुए इन सभी से कह रहे होते हैं कि वो जरा शांत रहे, ऐसा नहीं है कि वॉर अभी होने वाला है, उनको बाई के आने का वेट कर लेना चाहिए। यहाँ मैशर में हम देखते कि बाई लैंड इमॉर्टल से बहुत ही ज्यादा जेमस्टोन को निकाल रहा होता है। भाई उसे रुला रुला के जेमस्टोन को निकाल रहा था। लैंड इमॉर्टल कहता है कि भाई मुझे मार दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बॉडी। खैर, तब यहाँ पर मिकियाओ को सेंस होता है कि ज़ुए का मैसेज जेड टूट गया है, यानी बाहरी दुनिया में कुछ तो हुआ है। लैंड इमॉर्टल भी ये बात सुन लेता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सॉर्ड मास्टर, कुछ तो हुआ है। जब मिस्सू ने ये मुझे जेड दिया था तो कहा था कि जब यहाँ का मिशन कंप्लीट नहीं हो पाता तो मैं इसे तोड़ दूं, फिर मिस ज़ुए कुछ भी करके यहाँ पर आएंगी। सिमिलरली अगर उनका जेड टूटता है तो मुझे सेंस हो जाता है कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई है। बाई भी यहाँ पर जानता है कि ज़ुए ऐसे ही इतनी इम्पोर्टेंट हरकतें नहीं करेगी। वो समझ जाता है कि बाहरी दुनिया में कुछ तो हुआ है, उसे वहाँ पर जल्दी ही जाना होगा। बाई जगह को तोड़ने का सोच रहा होता है, तभी बाई देखता है कि लैंड इमॉर्टल तो यहाँ से निकल चुका है और हम देखते कि लैंड इमॉर्टल यहाँ टैंक के नीचे आके उसको अपने साथ ले जाता है। लैंड इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है और वो बाई से कहता है कि उसने एक ड्रैगन बॉल ब्लड के वंशज को यहाँ पर लाके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब इसके साथ वो मैंशन की असली पावर को अनलिश करने वाला होता है। अगर बाई टैंक को बचा सकता है तो बचा ले। मिकियाओ कुछ समझ नहीं पा रही होती कि लैंड इमॉर्टल क्या बोल रहा है। जिनियाओ कहती है कि अभी इन सभी बातों का समय नहीं है, उनको टैंक को ढूंढना होगा। हम देखते कि ये जगह टूटने लगती है, ये सभी नीचे गिर जाते हैं। आगे हम देखते कि बाई यहाँ पर विजडम इमॉर्टल जहाँ पर है वहाँ पर आ जाता है। आगे वो तीनों भी यहाँ पर आ रही होती है। बाई एक एक करके तीनों को रेस्क्यू कर लेता है। बाई देखता है कि टैंक यहाँ पर नहीं है। वो मन में कह रहा होता है कि मुझे और भी ज्यादा नीचे जाना होगा। टैंक, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। तभी इन पत्थरों से बाई को आवाज आ रही होती है। बाई स्टोन के पास जाता है और उनको रिमूव करता है और यकीनन यहाँ पर विजडम इमॉर्टल होता है। आखिर तुम कौन हो? अरे मैं विजडम इमॉर्टल हूँ जिसे तुम कब से ढूंढ रहे थे। हाँ, तुम हो विजडम इमॉर्टल? खैर, आगे बाई को कंफर्म हो जाता है कि भाई यही विजडम इमॉर्टल है। विजडम इमॉर्टल यहाँ बाई के साथ एक डील करता है। वो बाई को बताने वाला होता है कि लैंड इमॉर्टल ने टैंक को कहाँ पर रखा है। इसके बदले बाई को लैंड इमॉर्टल को इस जगह से फ्री करना है। इसके साथ ही विजडम इमॉर्टल बाई के उस सवाल का जवाब भी देने के लिए तैयार था। यकीनन वही सवाल, फाउंडेशन रेल में कैसे जाना है। बाई यहाँ पर विजडम इमॉर्टल की डील से एग्री कर लेता है। ठीक है, बताओ मैं उसे कहाँ ढूंढूं? ये मैंशन ड्रैगन बॉल ब्लड से बनाया गया था। चैंग डायनेस्टी के लोगों को वार के टाइम में छुपाने के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन इसमें एक ग्रेट डीमन भी सप्रेस हो गया। उसी डीमन को सप्रेस करने के लिए हमने एक्सलेंट इमॉर्टल को खो दिया। ड्रैगन बॉल ब्लड वो ग्रेट डीमन को फिर से रिजरेक्ट कर सकता है। भले ही तुम्हारे पास ग्रेट पावर है, लेकिन क्या तुम अपनी ही डिसाइपल को खत्म कर सकते हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हमें टैंक को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड फैल रहा होता है। लैंड इमॉर्टल टैंक के ब्लड से ग्रेट डीमन को रिजरेक्ट कर रहा होता है। मेरे मास्टर तुम्हें ढूंढ लेंगे, भले तुम मेरा सारा ब्लड क्यों ना लेते हो, लेकिन मेरे मास्टर के सामने फिर भी तुम कुछ नहीं हो। ओह, ऐसी बात है क्या? आने दो उसे, उसकी बॉडी फिर मेरी ही हो जाएगी। विजडम इमॉर्टल ने यहाँ पर बाई को बता दिया होता है कि अगर उसे लैंड इमॉर्टल को रोकना है तो टैंक से उसके ब्लड फ्लो को कट करना होगा, लेकिन ऐसा करने से टैंक मर जाएगी। आगे हम देखते हैं कि बाई यहाँ पर मैंशन के डीपेस्ट पार्ट में आ गया होता है। यहाँ आते ही लैंड इमॉर्टल की आवाज आने लगती है। जो पता ही था कि तुम यहाँ पर आ जरूर आओगे, लेकिन जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ गए। चलो बढ़िया है, तुमसे फाइट करने के लिए मैं
मैं वेट नहीं कर पा रहा था। हम देखते कि यहाँ पर ग्रेट डीमन आ गया होता है, इसके अंदर ही लैंड इमोर्टल होता है। अगर तुम मेरे डिसाइपल को नहीं लौटा देते तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये ग्रेट डीमन स्केलेटन है जो कि ड्रैगन बॉल ब्लड से अवेक हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारे डिसाइपल का ब्लड कितना ज्यादा पावरफुल है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ग्रेट डीमन बॉय पे अटैक करने के लिए आ जाता है। बॉय उसके अटैक को डॉज कर देता है। बॉय भाग रहा होता है, ग्रेट डीमन उसके पीछे ही था। बॉय इसका वीक स्पॉट ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है। बॉय उसके पैर और हेड पे स्लैश मारता है लेकिन वो हील हो जाता है। ग्रेट डीमन बॉय पे अटैक करता है। बॉय उसे डॉज कर लेता है। बॉय एक जंप लगा के मॉन्स्टर पे अपनी शॉट से स्लैश मारता है लेकिन फिर भी मॉन्स्टर हील हो जाता है। लैंड इमोर्टल बॉय को बताता है कि वो इसे नहीं मार सकता। जितनी बार ग्रेट डीमन पे उसका अटैक हिट हो रहा है उतनी बार टैंक का ब्लड उसे हील कर रहा है। ग्रेट डीमन बॉय पे फायर बॉल से अटैक करता है लेकिन बॉय उसे काट देता है। इसके बाद ग्रेट डीमन ब्लैक थंडर से बॉय पे अटैक करने लगता है लेकिन बॉय सारे ही अटैक को डॉज करते हुए ग्रेट डीमन के नीचे आता है और उसे नीचे से काट देता है। और फाइनली बॉय को वहाँ पर लैंड इमोर्टल दिख जाता है। आखिर तुमने ढूंढ लिया। हाँ, बॉय अटैक कर रहा होता है लेकिन लैंड इमोर्टल पीछे जाने लगता है। हम देखते हैं कि वो अभी बाहर से भी ब्लड को एब्जॉर्ब करता है। लैंड इमोर्टल अब बॉय पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लैंड इमोर्टल को लगा था कि बॉय का इस अटैक से बचना नामुमकिन है लेकिन हम देखते कि बॉय को इससे कुछ भी नहीं होता। बॉय को अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो ग्रेट डीमन के नीचे आ जाता है। ग्रेट डीमन उसे रोकने की कोशिश करता है पर बॉय उसे हवा में उड़ा देता है। फिर उसके बाद बॉय उस पे एक बहुत ही तगड़ा अटैक कर देता है और ग्रेट डीमन यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि इस मॉन्स्टर के अंदर लैंड इमोर्टल होता ही नहीं। बॉय देखता है कि टैंक उसके सामने ही है। लैंड इमोर्टल बॉय से कहता है कि वो जानता था ग्रेट डीमन बॉय को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने बस अपना एक इल्यूजन वहाँ पर बनाया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर टैंक को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। बॉय उसके पास जाने लगता है लेकिन लैंड इमोर्टल उसे रोकता है और बताता है कि बॉय अपनी जगह से नहीं हिलेगा। लैंड इमोर्टल की स्पिरिट कम्प्लीटली टैंक से कनेक्ट हो गई होती है। अगर एक भी कनेक्शन को बॉय काटता है तो बॉय तुरंत मर जाएगी। यहाँ पर ये सभी बॉय को देख रहे होते हैं। विजडम इमोर्टल को लगा था कि लैंड इमोर्टल टैंक के ब्लड से सिर्फ ग्रेट डीमन को ही एक्टिवेट करना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं है। लैंड इमोर्टल को पहले ही समझ आ गया था कि ग्रेट डीमन भी बॉय को नहीं हरा सकता। अभी लैंड इमोर्टल ने अपनी 3 सोल को टैंक के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये तीनों कुछ समझ नहीं पा रही होती कि विजडम इमोर्टल क्या बता रहा है। विजडम इमोर्टल बताता है कि लैंड इमोर्टल टैंक के ब्लड का यूज करके पूरे मैंशन को ही एक्टिवेट कर रहा है लेकिन ऐसा करने से टैंक का सारा ब्लड खत्म हो जाएगा और वो मारी जाएगी। साथ ही अगर उसका कोई ब्लड कनेक्शन काट भी दिया फिर भी वो मारी जाएगी। ये सुनने के बाद ये तीनों बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। विजडम इमोर्टल बताता है कि टैंक को बचाने का अब बस एक ही रास्ता है। जब लैंड इमोर्टल खुद से टैंक के साथ के कनेक्शन को काट देता है तभी वो बच सकती है। यह बाहर पे हम देखते हैं कि विजडम इमोर्टल का मैंशन टूटने लगता है। सॉर्ड सेक्ट वाली सिटी के ऊपर एक बैरियर बना दिए होते हैं। यहाँ पर लैंड इमोर्टल बॉय से कहता है कि टैंक के ब्लड से वो पूरे मैंशन को एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ के सभी लोग मर जाएंगे। अगर वो अपने डिसाइपल को बचाना चाहता है तो अपने बॉडी को दे दे। बॉय लैंड इमोर्टल से कहता है कि वो उसकी बॉडी को ले सकता है। ये सुनने के बाद टैंक तुरंत बॉय को ऐसा करने से रोक देती है लेकिन बॉय उसकी कुछ सुनता नहीं। जल्दी मेरे बॉडी को ले लो वरना मैंशन को एक्टिवेट करने के बाद भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। लैंड इमोर्टल टैंक के अंदर जो अपनी 3 सोल डाली थी वो निकालता है। वो बॉय से कह रहा होता है कि अब बॉय उसकी बॉडी को उसको दे रहा है तो वो टैंक का कोई भी ब्लड नहीं लेने वाला। अब तो मेरी बॉडी को लेने ही वाले हो तो मुझे अपने डिसाइपल से कुछ आखिरी शब्द कहने दो। टैंक तुम्हें याद है मैंशन में आने से पहले मैंने तुम्हें कुछ दिया था। जब मेरी बॉडी लूज हो जाएगी तुम बस उनको निकाल के मुझे दिखा देना, वो मुझे रिप्रेजेंट करेंगे। आपका मतलब वो बाम्बू? ठीक है लैंड इमोर्टल अब तुम मेरी बॉडी को ले सकते हो। लैंड इमोर्टल अपनी 2 सोल्स को बाई के पास लाता है लेकिन जैसे ही सोल्स बाई के पास आती हैं बाई उनको पकड़ लेता है। लैंड इमोर्टल बाई से कह रहा होता है कि वो ये क्या कर रहा है। उसके एक सोल अभी भी टैंक के पास है लेकिन बाई उसे कहता है कि मेरी डिसाइपल एक को तो झेल ही लेगी। हम देखते हैं कि बाई लैंड इमोर्टल की सोल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो टैंक को इशारा करता है तभी टैंक यहाँ पर बाम्बू को तोड़ देती है और हम देखते हैं कि लैंड इमोर्टल की 3rd सोल भी खत्म होने लगती है। यहाँ पर विजडम इमोर्टल बाई के प्लान से हैरानी हो जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल एक्सप्लोजन हो जाता है। खैर हम देखते हैं कि टैंक ठीक होती है। बाई उसे अपने पास लाता है कि मैं मर गई। पागल, लिंग यहाँ पर नहीं है, हम दोनों जिंदा हैं। हाँ, मास्टर हम जीत गए। बिल्कुल मैंने उसे खत्म कर दिया। इतना बड़ा एक्सप्लोजन होने के बाद भी टैंक जिंदा कैसे है इससे वो हैरान थी। बाई उसे बताता है कि जो बाम्बू उसने उसको दिया था उसने टैंक के आसपास एक शील्ड बना ली थी जिससे उसे कुछ हुआ नहीं। आगे दोनों इनके पास आ जाते हैं। टैंक यहाँ पर बेहोश हो गई होती है। बाई यहाँ पर विजडम इमोर्टल के पास आके उसको तुरंत सबको बाहर टेलीपोर्ट करने को कह रहा होता है लेकिन हम देखते कि विजडम इमोर्टल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर चुका था। वो बाई को बताता है कि बाई ने अभी मैंशन के मेन कंट्रोल को तोड़ दिया है। बाहर जाके भी कुछ फायदा नहीं है क्योंकि मैंशन का कोर डिस्ट्रॉय
हो चुका है, मैंशन अब तबाह हो रहा होगा। ये सुनने के बाद ये सभी काफी हैरान हो जाते हैं। बाई कहता है कि फिर तो उनको जल्दी से बाहर जाना होगा। विजडम इमॉर्टल बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मैंशन उसने बनाया है, इसके कोलैप्स होने के वक्त 100 माइल की हर चीज तबाह हो जाएगी। लेकिन बाई विजडम इमॉर्टल की कोई बात नहीं सुनता। वो उसे कहता है कि वो उनको तुरंत बाहर टेलीपोर्ट कर दे। विजडम इमॉर्टल इन सभी को बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। हम देखते हैं कि मैंशन तो कब का कोलैप्स होना शुरू हो गया था। सारे सेक्ट वाले मिलके बैरियर बना दिए होते हैं। बड़ी मुश्किल से वो किंगडम को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी मैंशन से एक बड़ा एक्सप्लोजन होने लगता है जिसे लोग रोक नहीं पा रहे होते हैं। मैसो, हम इसे नहीं रोक पाएंगे। वांगफू, तुम क्या करने की सोच रहे हो? आप सभी के साथ यहाँ से निकल जाइए, मैं इसको रोक लेता हूँ। हम सभी यहाँ पर नहीं मर सकते। नहीं, मैं भी रुकूंगी, वरना भाई मुझे माफ नहीं करेगा। अगर उसे आना होता तो अब तक वो बाहर आ जाता। ओए, किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ, ये सभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, यकीनन क्योंकि बाई बाहर आ गया होता है। बाई सबको पीछे जाने को कहता है। विजडम इमॉर्टल को वो जुए के पास दे देता है। मैंशन पूरी तरीके से एक्सप्लोड होने लगता है। सभी यहाँ से निकल जाते हैं। वांगफू अपने स्वॉर्ड में अपने एसेंस को डाल देता है। वो बाई को बताता है कि इससे वो कुछ देर के लिए हवा में उड़ सकता है। बाई अपने सी ऑफ की से पूरी के पूरे मैंशन को एब्जॉर्ब करने लगता है। सभी के सभी बाई को ऐसा करते हुए देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बाई पूरे के पूरे मैंशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखने के बाद सबके सब हद से ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और नॉर्मल लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं कि अभी वो सेफ है। आगे हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि टैंक को अभी होश आया था। जिन्हें यायो यहीं पर थी, वो टैंक को सब कुछ बता देती है कि आखिर क्या क्या हुआ था। ये सब सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। इसके बाद हमें बाई को यहाँ पर विजडम इमॉर्टल के पास दिखाया जाता है। यकीनन बाई के सवाल का अब विजडम इमॉर्टल को जवाब देना है, लेकिन विजडम इमॉर्टल बताता है कि उसे नहीं पता। ये सुनने के बाद बाई बौखला ही जाता है। ओए लिटिल इमॉर्टल कह के तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। की रिफाइनिंग रेल में तुम्हारा लेवल क्या है? मैंशन को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरा लेवल बढ़ चुका है। अभी मैं लेवल 66666 पे हूँ। ये सुनने के बाद विजडम इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बाई को बताता है कि बाई एक इमॉर्टल इनवी है। इमॉर्टल इनवी उसे कहा जाता है जिसके पास ग्रेट टैलेंट है। इमॉर्टल उससे जलते हैं। उसके पास बाउंडलेस सी और अनलिमिटेड पावर होती है, जैसे कि बाई के पास है। बाउंडलेस सी ऑफ की होने की वजह से बाई नेक्स्ट रियल में रीच नहीं कर पा रहा है। सारे कल्टीवेटर्स के पास एक लिमिटेड सी ऑफ की होता है और सी ऑफ की के बाउंड्री वॉल पे चढ़ के ही कल्टीवेटर्स आगे के रियल में रीच करते हैं। लेकिन बाई के पास ऐसे कोई वॉल ही नहीं है, इसलिए वो नेक्स्ट रियल में रीच नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यह है कि मैं कभी भी नेक्स्ट रियल में रीच नहीं कर सकता। अरे यार, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे मुझे मेथड तो पता नहीं है, लेकिन मैंने एंशिएंट म्यूरल पे देखा था। पहला व्यक्ति जो इमॉर्टल इनवी था वो कम से कम फाउंडेशन रियल में रीच कर लिया था। क्या सच में? हाँ। अरे यार, लेकिन क्या फायदा, तुम्हें तो मेथड ही पता नहीं है। तुम इतने पावरफुल हो, तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता, तो फाउंडेशन रियल में क्यों रीच करना चाहते हो? क्योंकि मैं उड़ नहीं पाता और ये कूल नहीं लगता। खैर, आगे विजडम इमॉर्टल से बाई को ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि डीमंस को भी फर्स्ट इमॉर्टल इनवी के बारे में पता है। ये सुनते ही बाई थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद हमें बाई को यकीनन डिलाइट हाउस में दिखाया जाता है, जहाँ जोए को बाई अपना सारा मैटर बता देती है कि उसके डैड का खेल खत्म हो चुका है। डीमन उसे फोर्सफुली डीमन रियल में आने के लिए कह रहे हैं। बाई बस उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दे कि डीमन रियल वाले उसे फोर्स न कर पाए। बाई यहाँ पर जुए की हेल्प करने के लिए तैयार था, लेकिन वो एक कंडीशन रखता है। वो बताता है कि उसे जुए की पूर्वज की ग्रह में कुछ खोज करनी है। इसके बाद हमें डीमन रियल में उसी लड़की को दिखाया जाता है। वो जुए के पास गई थी ना, वही। वो यहाँ पर एक बंदे से कहती है कि उसने न्यूज को फैला दिया है कि डीमन लॉर्ड मर चुके हैं। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि जुए का बाई होता है। बढ़िया है, अभी मुझे बस मेरे बहन का वेट करना है। तो यार, सीजन 1 में बस इतना ही था। इस एनिमे का सीजन 2 आया नहीं और पता नहीं कब आएगा। मतलब एनिमे की स्टोरी बस इतनी ही है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान गाइस।